बहू, नौकरी जरूरी या ससुराल? दीप्ति की पढ़ाई लिखाई देखकर ही उसके ससुराल वालों ने उसे पसंद किया था। शादी के बाद सास बड़ी अक्कड़ से लोगों को बताती थी कि उसकी बहू काफी पढ़ी लिखी है। अरे ये पढ़ी लिखी है ना, पहले लात मार कर भागती है ससुराल से पति को लेकर। हाँ, अरे तू तो राय नहीं दे, पढ़ी लिखी है, कल को बच्चों को ठीक से पढ़ाएगी, बेटे की कमाई में भी मदद करेगी। अरे कल को तुम ही रोगी कि क्यों पढ़ी लिखी बहू लेकर आई। बहू बहू होती है और बेटा बेटा, बहू बेटा नहीं बन सकती। पड़ोसन की बात बहू सुन लेती है और वो गुस्से में बाहर आती है। आप जैसे लोगों ने ही समाज को खराब कर रखा है। आप ही है वो महिलाएं जो समाज को आगे बढ़ने ही नहीं देती। अरे कैसी बात कर रही हो बहू? पता भी है ये कौन है? शशि आंटी। इनकी बड़ी बहू एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट है, लेकिन छोटी बहू। सास इतना बोलते ही चुप हो जाती है। छोड़ो भी, ये सब तो चलता ही रहता है बेटा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि घर और बाहर के बीच औरतों को ही बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी बच्चों की संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। बच्चे जब होंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मैं नौकरी करूंगी ही। सास बहू की तेज जुबान के सामने कुछ नहीं कहती। पड़ोसन के जाने के बाद सास ससुर के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। देख रमा, मुझे तो पहले भी तेरे हाथ का खाना पसंद था और आज भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे ऊपर बोझ आने दूंगा। घर तेरा है, बहू भी तू अपनी पसंद से लाई है। बस घर में शांति बनी रहे, यही तुम दोनों सास बहू देखना, क्योंकि बुढ़ापे में रोज रोज के लड़ाई झगड़े कलेश मुझसे सहन नहीं होंगे। सास भी पति की बात सुनकर खामोश हो जाती है। अगले रोज बहू बड़ी खुशी खुशी सास के पास आती है। पता है सासू माँ, पूरे 50,000 रुपए की नौकरी लगी है मेरी। तभी बेटा आ जाता है। क्या बात है मेरी बीवी, अब तो हम ऐश करेंगे ऐश। माँ देख कितनी अच्छी नौकरी लगी है दीप्ति की, मजे ही आ गए। अब तो कार बंगला सब होगा और पूरा देश घूमेंगे वो अलग। यस डियर, और ये सब तुम्हारे कारण। अगर तुमने मुझे नौकरी करने को ना कहा होता तो मैंने तो सोच लिया था शादी हो गई, अब तो करियर खत्म। यह तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहो, लेकिन घर पर भी ध्यान देना। यह नहीं कि बस नौकरी लग गई तो घर में ध्यान ना दे। बहू को सास की बात अच्छी नहीं लगती। वो हाँ कहकर वहां से चली जाती है और पीछे पीछे जाता है। बेटा क्या है, तुम्हारी माँ को तो बिल्कुल खुशी नहीं कि मेरी नौकरी लगी है। घर 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 का रोना रोती रहती है। अरे भाग थोड़ी ना जाएंगे घर से। बहू अब आराम से सोकर उठती, तैयार होती और ऑफिस के लिए निकल जाती। अरे रमा, क्या कर रही हो? आज एक कप चाय तक नहीं दी। वो क्या है ना, बहू के ऑफिस का पहला दिन था। मैं सोच रही हूँ जब तक वो वहाँ सेट नहीं हो जाती, थोड़ा सुबह का काम मैं ही संभाल लूँ। बस इसी में थोड़ी देर हो गई। कुछ दिन के बाद है, बहू सेट हो जाएगी तो वो सुबह का काम देख लेगी। तब तक आपको चाय थोड़ी देर से मिलेगी, चलेगा ना? ससुर सास की बात सुनकर हंस देते हैं। घर को कैसे अच्छे से चलाना है, कैसे संभालना रिश्तों को, ये तो कोई तुमसे सीखेगा। चलेगा भाई, सब चलेगा। अब 2 कप चाय बना लो, दोनों साथ में बैठकर पीते हैं। ससुर चले जाते हैं। सास चाय बना रही होती है कि बेटा आ जाता है। माँ मेरा नाश्ता और टिफिन। हाँ हाँ बेटा, बना रही हूँ। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। बना रही हूँ बेटा, ये सुनते ही बेटा तो आग बबूला हो जाता है। कैसे दे रही हो, क्या दे रही हो? अरे माँ, एक दिन दीप्ति नहीं है तो घर नहीं संभाल पा रही हो क्या आप? अरे बेटा, पापा को सुबह से चाय भी नहीं दी। वैसे भी अब बूढ़ी हो गई हूँ, उस तेजी से काम नहीं कर पाती। 2 मिनट रुक ना, दे तो रही हूँ। बेटा मुंह बनाकर बैठ जाता है। माँ फटाफट बेटे के खाने की तैयारी में लग जाती है और पति के साथ चाय। वो तो इस पानी की तरह गैस पर चढ़े चढ़े ही उबल रही थी। ये ले बेटा। क्या माँ, तेरे कारण लेट हो गया, अब तो हाफ डे लगेगा। बेटा बड़बड़ करके निकल जाता है कि पीछे से ससुर जी आ जाते हैं। क्या है रमा, मैं बाहर बैठा कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आओगी और मुझे चाय दोगी, लेकिन नहीं, तुम तो न जाने क्या करने में लगी हो।
सास पति की बात सुनकर रोने लगती है। उसे बेटे की बात का बुरा लगता है, लेकिन वो तब उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो ऑफिस जा रहा था। लेकिन पति के सामने वो रो पड़ती है और उन्हें सारी बात बताती है। इतना परेशान हो और बताती भी नहीं हो। देखो रमा, साफ साफ बात है, बहू को जिम्मेदारी का एहसास होता तो पहले दिन से ही समझती, लेकिन अब नहीं लगता कि उसे समझ में भी आएगा कि घर की जिम्मेदारी भी है उसकी। तुम अकेले कब तक देख पाओगी? सास कुछ नहीं कहती। अगले दिन हमेश की तरह बहू देर से नहा धोकर तैयार होकर कमरे से निकलती है और सास को आवाज देती है। माँ जी, ओ माँ जी, चाय नाश्ता टिफिन आज कुछ नहीं है क्या? बहू, वो रमा की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने चाय बनाई है, 2 बिस्कुट देकर चाय दे दिए उसे, अब दवाई दूंगा। लेकिन तेरी सास को ना बहुत कमजोरी है। पिताजी, आपने चाय बनाई ही थी तो हम लोगों को भी दे देते। तभी बेचारी सास आ जाती है। शर्म नहीं आती बहू, ससुर से चाय मांगती हो? अरे दुनिया की कई औरतें काम करती है, लेकिन मजाल है कि कोई इतनी बेशर्मी से ससुर से बात करे। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है। वाह माँ जी, किचन के काम के लिए आप बीमार थी, लेकिन बात सुनाने के लिए ठीक हो गई। और बहू हूँ मैं, और वो भी कमाओ, नौकरानी नहीं हूँ। बहू सास पर चिल्ला रही थी कि उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे क्या हो गया बेटा, देख तो दीप्ति को क्या हो गया। ससुर जल्दी से डॉक्टर को फोन करते हैं। बेटा किसी तरह दीप्ति को कमरे में लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, अरे आपकी बहू तो माँ बनने वाली है, उसका ख्याल रखिए आप लोग। कमजोर है ना ये, थोड़ा खाने पीने का ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर सलाह देकर निकल जाती है। बहू को होश आता है। सास उसके सामने जूस लेकर खड़ी थी। चल बेटा, जाने दे, जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ। बहू भी सास के गले लगती है और माफी मांग लेती है। अगले रोज, ये ले बहू टिफिन, ना मन करे तो नौकरी छोड़ दे, क्या करना है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर कर लेना। क्यों? कैसी बात कर रही है माँ जी? नौकरी कोई हलवा तो है नहीं कि आज नहीं तो कल पकाकर खा लेना। अरे अनुभव ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, समझिए आप। पैसे भी बच्चा तो हर महिला पैदा करती है, इसमें कोई बीमारी थोड़ी ना है। सास को बहू की बात पर गुस्सा आता है। हाँ हाँ ठीक है। अरे बहू, अगर बच्चा पैदा करना बीमारी नहीं है और तू ऑफिस का काम भी कर सकती है तो थोड़ा किचन में भी मेरी मदद करवा दिया कर। कैसी सासू माँ है आप? मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आप है कि बस घर के काम की पड़ी है आपको। बेटा, मुझे घर के काम की नहीं पड़ी, लेकिन मैं भी तो थक जाती हूँ। तो हम लोगों के जाने के बाद आप आराम ही तो करती हैं, और क्या करती हैं? अगर मुझे ही ऑफिस और घर का काम दोनों करना है तो फिर मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। अरे क्या फायदा आप लोगों के साथ रहने का? बहू के मुंह से अलग होने की बात सास को अंदर तक चुभ जाती है। वो शांति से कमरे में चली जाती है और वहां सारी बात पति को बताती है। ठीक ही तो है, चली जाए, अकेले रहकर ठीक रहेंगे तो रहे, अब तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी। सास, जो कि कल तक घर में बच्चे की किलकारी का सपना देख रही थी, वो आज बेटे बहू के घर से निकल जाने के डर से सहम जाती है। मन में सोचती है कि अकेले की जिंदगी वो कैसे काटेगी, लेकिन अब पति का सम्मान भी जरूरी था। उसने कहा कि कुछ नहीं बोलूंगी, तो वो भी देश की आम औरतों की तरह मुंह बंद कर लेती है। पागल है क्या? कैसी बात कर रही है बेटा? कल को बच्चा होगा तो क्या नौकरी छोड़ देगी? तो क्या करूं? बोलिए ना मम्मी। घर बाहर सारा काम करूं। अरे मैं पैसा कमाती हूँ, अब बहू से पैसे भी लो और फिर काम भी करवा लो। देख, दिमाग से काम कर। अभी ना अपनी सास का थोड़ा इस्तेमाल कर बेटा। बच्चा देगी तो बाद में कम से कम तू आराम से काम और आराम दोनों कर पाएगी। देख, वो कहावत है ना, मूल से ब्याज प्यारा, तो बेटे से पोता उसे प्यारा होगा। एक बार उसकी आदत बुढ़िया को लग जाने दे, फिर उसे लेकर अलग होगी ना, तब लाइन में आएगी तेरी सास, समझी? माँ के उच्च विचार अब बेटी के दिमाग में जाते हैं तो वो घर में ही रहने को मान जाती है। कुछ दिनों में बहू को प्यारा सा बेटा होता है। अब क्या था, बहू की सास हर वक्त बच्चे में व्यस्त रहती। अब वो घर का काम भी करती और बच्चे से खेलती भी रहती है। जब से रोहन हुआ है घर बहुत अच्छा लगने लगा है ना?
हाँ ये तो है, उसका ही काम इतना हो जाता है कि मैं आप पर तो ध्यान ही नहीं दे पाती। अरे इसने तो मुझे भी घर का काम करना सिखा दिया। बच्चा दादा दादी के साथ बड़ा हो रहा था। एक दिन, माँ जी वो क्या है ना, रोहन अब 6 महीने का हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, क्या कहती हैं आप? हाँ लेकिन बहू घर में रोहन के लिए भी तो कोई चाहिए ना, क्योंकि उसका खाना पीना दूसरे भी बहुत काम हो जाते हैं। ओहो, आप ना फिर से शुरू मत हो जाओ, अब तो बच्चा है, उसका फ्यूचर भी तो देखना है ना। अब नौकरी नहीं करूंगी तो कैसे होगा? क्यों, मेरी पेंशन और बेटे की कमाई से घर तो चल ही रहा है बेटा। तेरी सास से भी नहीं होता। सभी बात कर रहे होते कि बेटे के रोने की आवाज आती रहती है। ओफो, एक तो ये भी न जाने क्यों बार बार होता ही रहता है। अब जाइए उसे देखिए, मैं चली सोने। बहू ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। बेटा भी बीवी को कुछ नहीं कहता, ना खुद भी माता पिता का किसी भी काम में हाथ बटाता है। बेटा शाम को आते वक्त बाहर से कुछ सामान लाना है। ये ले लिस्ट। अरे पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहाँ कैसे, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी बीवी आ जाती है। क्या है माँ जी, आज भी टिफिन में वही पुलाव और रायता दे दिया, कैसे चलेगा ऐसे? तो बहू एक काम कर, घर में खाना बनाने वाली लगवा दो, क्योंकि बच्चे के साथ रसोई का काम अब मुझसे नहीं होता। बेटा बहू को देर हो रही थी तो वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन ऑफिस में बहू सहेली से कहती है, यार मेरी सास बोल रही है खाना बनाने वाली लगवा दो। कितना लेती है ये खाना बनाने वाली, तेरे घर में लगी है ना? अरे खाना बनाने वाली बच्चा भी देखती है, फिर सास की क्या जरूरत, अलग हो जा। जब पैसे ही देने हैं इन कामों के लिए तो सास की चिक चिक क्यों सहना। बहू ये सारी बात अपनी माँ को बताती है। हाँ सही तो बोल रही है बेटा, अरे पैसे देकर घर चलाना है तो सास को क्यों सहे तू, अलग हो जा बिटिया। बहू बेटे और पोते को लेकर अलग हो जाती है। घर में वो काम वाली बाई लगाकर घर का काम और बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी देकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ये ठीक है, अब हफ्ते में एक दिन रोहन हम लोगों के साथ रहेगा, बाकी दिन आराम। अरे लेकिन काम वाली बाई बच्चे को कैसा बड़ा करेगी, कैसे पालेगी वो? अरे वो सोचे ना जिनका बच्चा है वो। खैर किसी तरह घर चल रहा था कि एक दिन बच्चे का पिता घर जल्दी पहुंच रहा होता है कि देखता है कि घर के बाहर एक गंदा सा बच्चा खेल रहा है। ये किसका बच्चा है गंदा सा? लेकिन जब वो गौर से देखता है तो ये क्या, ये तो उसका रोहन है। अरे ये तो रोहन है, इतना गंदा। काम वाली बाई कहाँ है? पिता घर के अंदर जाता है तो देखता है काम वाली बाई मस्त एसी चलाकर टीवी देख रही है और हाथ में होती है फ्रूट की वो टोकरी जो रोहन की माँ ने उसे रोहन को खिलाने को कहा था। रोहन के पिता को बाई पर गुस्सा आता है और वो उसे नौकरी से निकाल देता है। शाम को जब रोहन की माँ घर आती है, अरे बाई कहाँ गई? आप जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें नौकरी करने का शौक है ना, लेकिन बच्चे की हालत देख रही हो, दिन पर दिन पतला और कैसा होता जा रहा है। माँ पापा के पास रहता था तो राजकुमार सा लगता था, लेकिन अब। हाँ तो पर इसमें मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आज तो तुम्हारा बच्चा कोई लेकर भी निकल जाता तो पता नहीं चलता। कल से नौकरी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जब तक अच्छी बाई नहीं मिल जाती तुम घर में ही रहोगी। बीवी को ना चाहते हुए भी घर में रहना पड़ता है, लेकिन ये क्या, वो तो 2 दिन में ही परेशान हो जाती है। हे भगवान, घर संभालना आसान नहीं है। कैसे माँ सारा दिन बच्चा और घर देख लेती थी, सच्ची ये तो थका देने वाला काम है। एक काम करती हूँ, अपनी माँ को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। बहू अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, मुझसे काम नहीं होता अब तो। तुम्हें पता है ना, तेरी भाभी को मैंने इसलिए काम नहीं करने दिया भाई, मैंने तो साफ बोल दिया बच्चा मेरे भरोसे पैदा किया था। क्या इससे क्या हो गया, तेरी सास को बुला ले बेटा, बुरा ना मानना, लेकिन मुझसे ना नहीं होता। अच्छा रखती हूँ, वो क्या है ना किटी का वक्त हो गया है, आज किटी में मेरी छम्मा छम्मा में परफॉर्मेंस है। बाय बेटा। बहू को माँ पर गुस्सा आता है। वो सोचती है कि कैसे उसकी माँ कभी उसे सास को इस्तेमाल करने का सजेशन देती थी, लेकिन आज जब बेटी को माँ की ज़रूरत है तो वो छम्मा छम्मा पर परफॉर्मेंस दे रही है।
बहू सोच में ही थी कि पति की आवाज आती है। अरे दीप्ति, खाने में क्या है? जल्दी नाश्ता लगा दो। और देखो तो ये रोहन क्यों रो रहा है? क्या है? मैं कोई दुर्गा माँ नहीं हूँ जो 4 हाथों से घर का काम करूँ। तुम भी मदद करो मेरी। मैं मदद करूं? अरे ऑफिस का काम करूं या घर का? सारा दिन घर में करती क्या हो? दीप्ति को सास की बात याद आती है। कैसे वो सास को कहा करती थी कि वो घर में करती क्या है, लेकिन अब जब वो घर में रह रही है तो उसे समझ में आ रहा है कि सारा दिन कैसे घर का काम, बच्चा, सब कुछ संभालना मुश्किल होता है। दीप्ति पति की बात सुनकर रोने लगती है। अरे रो क्यों रही हो? मैंने क्या कह दिया? खाना ही तो मांगा है। मत दो, बाहर खा लूंगा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि माँ जी कैसे मैनेज करती थी। मैं भी ऑफिस का रोना रोकर निकल जाती थी। मेरे बिना भी मेरा बच्चा दादा दादी के साथ राजकुमार लगता था। नौकरानी के भरोसे नौकरानी जैसा लगने लगा है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं माँ जी के पास जाकर माफ़ी मांग लूंगी। अगले रोज दोनों मियाँ बीवी घर जाते हैं, जहाँ माँ पापा दोनों आराम से चाय के प्याले के साथ शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। कितना सुकून सा लग रहा है ना जी। अब तो बस आराम करने की उम्र है। थक गए हम दोनों ही। माँ पापा कैसे हैं आप? अरे रोहन, अरे बेटा इसे क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या इसकी? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों से अलग होकर मुझे समझ में आया आप कैसे चीज़ों को मैनेज करती थी और कितना थक जाती थी। माँ जी मैं वापस इस घर में आना चाहती हूँ। माँ मैं कल ही सामान लेकर वापस आ रहा हूँ। नहीं बेटा, अब नहीं। कल तो हम दोनों मनाली जा रहे हैं। वैसे भी घर की चिक और काम से मैं थक जाती हूँ। मेरी जिम्मेदारी तुम लोगों को देखना और सही राह दिखाना है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी तो तुम लोगों की ही है। चलो अब आए हो तो खाना साथ खाएंगे। कल सुबह तो हम लोगों को निकलना भी है, तो हम जल्दी सोएंगे। माँ पिता अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर खड़े बहू बेटा समझ जाते हैं कि माँ पिता की खुशी भी अब वो समझ चुके हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। कामवाली की नौकरानी। जमीन पर लेटकर सीमा पोछा लगा रही थी और अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी। एक बात कह देती हूँ सुमित, कुछ भी करना, तू शादी मत करना। क्या करेगा शादी करके? प्रिया से अगर प्यार करता है तो उसे इस घर में ले ही मत आना। देख रहा है ना अपनी भाभी की हाल। उस बेचारी का भी सारा जीवन इसी तरह घर के कामकाज में ही चला जाएगा। और इतने में ही सीमा का पति शिव गीले फर्श पर से जूते पहनकर ऑफिस के लिए बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर गुस्से में पोछा वहीं छोड़कर सीमा खड़ी हो जाती है। घर का एक काम भी करते हो क्या तुम? कम से कम जो कर रहा है उसे तो करने दो। कितनी मुश्किल से पोछा मारा था मैंने। पहले माँ जी चप्पल पहनकर ऊपर से चली गई और अब तुम ही पोछा मार के जाओगे यहाँ से, भले ही तुम्हें ऑफिस जाने में देर क्यों ना हो जाए। सीमा अपने पति को 4 बातें सुना रही होती है कि तभी उसकी देवरानी पायल हाथ में एक टी-शर्ट लेकर हॉल में आती है। किसकी टी-शर्ट है ये घर है या धोबी घाट? 10 लोगों के रोज 10 कपड़े, ऊपर से रोज 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा निकल ही जाते हैं। कितनी बार बोला है मैंने, एक्स्ट्रा कपड़े बस संडे को ही धुलेंगे। अब मैं नहीं धोऊंगी पे ये एक्स्ट्रा कपड़े। और कोई बोलेगा भी अब ये टी-शर्ट है किसकी? देखो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लीजिए भाभी, आप इस टी-शर्ट का पोछा बना दीजिए तो डालने वाले को खुद अकल आ जाएगी। नहीं, वो मेरे फ्रेंड की शर्ट है। कपड़े ध्यान से देखना, एक जींस और शर्ट भी होगी पायल। वो मेरा दोस्त है ना प्रणव, उसकी पत्नी मायके गई है तो उसके कपड़े मैं यहाँ धोने ले आया। हाँ, जैसे हमारे यहाँ तो धोबी घाट खुला हुआ है ना, उस पर दया आ गई तुम्हें, अपनी बीवी पर नहीं आती। इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है पायल। ये हमारी तकलीफ कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता ना। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब तो इन्हें किया कराया मिल जाता है, तो क्यों कदर होगी ना हमारी। कान खोलकर सुन लो दोनों, और तू भी सुमित। अब अगर इस घर में काम वाली नहीं आई तो ना मैं काम करूंगी और ना पायल को करने दूंगी। 2 देवर, एक देवरानी, सास, ससुर और एक ननद, इन सभी के लिए खाना बनाने से लेकर उनके पर्सनल चॉइसेस का ध्यान रखना, और साथ ही साथ घर के बाकी सभी काम भी, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वगैरह, सब कुछ सीमा और पायल को ही करना पड़ता था, जिस कारण हम दोनों ही बड़ी परेशान हो गई थी। और दोनों ने ठान लिया था कि अब जब तक घर में काम वाली नहीं आएगी दोनों काम नहीं करेंगे। और अपनी दोनों बहुओं को इस तरह हड़ताल पर बैठा देख शकुंतला भी घबरा जाती है। अरे पिया, ऐसी तो तेरी 10 सहेलियां हैं बाहर घूमने के लिए, वो सब तो तुरंत तुझे कॉल कर लेती है, तो तू भी कॉल कर लेना उन्हें।
उनमें से किसी के घर पर तो काम वाली होगी ना, कह दे भेजने को। सुबह से वही तो कर रही हूँ मम्मी, पर किसी की काम वाली आने को तैयार ही नहीं हो रही। इतने बड़े घर में कोई काम वाली काम नहीं करना चाहती। टेंशन मत लो मम्मी, भैया सर्च कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। और नेट पर सर्च कर प्रेम निकाल लेता है काम वाली पू का नंबर। पू इतने बड़े घर में इतने सारे कामकाज को संभालने के लिए राजी हो जाती है, जिसे सुनते ही प्रेम जरा भी वक्त ना गवाते हुए उसे अगले ही दिन काम पर बुला लेता है। सीमा का पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा हुआ कामवाली के आने का वेट कर रहा था कि तभी एक स्कूटी उनके घर के बाहर पार्क होती है। इज दिस मिस्टर प्रेम्स हाउस? अब मुझे नहीं जीना, बस यही देखना बाकी था। आ गई सौतन। कौन है ये, बताइए जी, कौन है ये? अरे यार रुक भी जाओ सीमा। मोहतरमा जी कौन है आप? मैं पू हूँ। आपने मुझे कांटेक्ट किया था, आपको काम वाली की जरूरत है ना? मैं ही हूँ वो काम वाली पू, नैन्सी फैंसी, फॉलो मी। पर 3 काम वालियों का हम क्या करेंगे बेटा? ओह नो 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 नो, डोंट वरी, ये दोनों तो मेरी पर्सनल नौकरानियां हैं। आपके लिए तो मैं काम वालियों का स्टॉक लेकर आई हूँ। और तभी दरवाजे से 10-12 लड़कियां अंदर आती हैं। इनमें से किसी को भी आप एक दिन के लिए ट्रायल पर रख सकते हैं, और जिसका काम फाइनल होगा वो आपके पास रह जाएगी। और हाँ, काम वाली तो आपकी मैं ही रहूंगी। मेरे साथ नैन्सी भी यहाँ रहेगी, और जिस काम वाली को आपने काम करवाने के लिए चुना है वो भी यहाँ रहेगी। घबराइए मत, पेमेंट आपको सिर्फ मेरी ही करनी है ऑफिशियली। I am the maid. सारे नियम बता दो इन्हें नैन्सी। कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धुलेंगे, पोछा कपड़े से नहीं वैक्यूम क्लीनर से लगाया जाएगा। खाना रात को 7 बजे ही बन जाएगा। खाना गरम करके आपको परोसा नहीं जाएगा, वो आपको खुद ही लेना होगा। घर में स्टील के बर्तन होंगे तो बर्तन मैं नहीं घिसूंगी। डाइनिंग सेट क्रॉकरी आइटम का ही होना चाहिए। अब ये वैक्यूम क्लीनर कहाँ से लाएंगे हम? मेरी शादी में वो बिमला आंटी ने वैक्यूम क्लीनर दिया था ना मम्मी जी, आपने कभी हमें इस्तेमाल करने नहीं दिया, इसे ही निकाल के दे दो। और फाइनली डील ब्रेकर बन जाता है वैक्यूम क्लीनर, और बन जाती है पू सीमा के घर की कामवाली। पू आराम से सोफे पर पैर चढ़ाए नैन्सी से कहती है, गो ब्रिंग अ ग्लास का हॉट वाटर फॉर मी। नैन्सी जब किचन में जाती है तो फैंसी बाकी घर वालों के लिए खाने की तैयारी कर रही होती है। ये सब बाद में कर लेना, तू मैडम के लिए गर्म पानी कर, वो ज्यादा जरूरी, तू जानती है ना उन्हें। नैन्सी पू को गर्म पानी करके देती है। तभी आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट। जाओ मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आओ, वरना तुम्हें पता है ना मुझे इरिटेशन होने लगती है। यस मैम। इससे पहले कि फैंसी दोबारा से गैस ऑन करती, नैन्सी फिर वहां आ जाती है और इसी तरह बार बार उसे पू कुछ न कुछ लाने को कहती रहती, जिस कारण फैंसी घर वालों के लिए कुछ भी बना नहीं पाती और इसी में 4 घंटे निकल जाते हैं। तो दिखाइए क्या बनाया है आपने फैंसी जी। एक्चुअली ट्रायल के दिन हम बस साफ सफाई करते हैं, खाना नहीं बनाते। खाना बाहर से मंगवा लीजिए और मेरे लिए वेगन फूड, ओके? क्या ये कैसे काम वाली रखी है तूने बेटा, जो खाना भी नहीं बना रही? ऑलरेडी इसमें मेरी गलती नहीं है। खाना बनता तो बर्तन झूठे होते, झूठे बर्तनों को धोने के लिए मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि आपके पास ग्लव्स तो है नहीं। तो देखिए मेरे नेल्स ना आज ही मैनिक्योर करवाए मैंने। अगर आपको खाना खाना है तो कल से आप प्लीज ग्लव्स मंगवा लीजिएगा। खाना ऑर्डर होता है तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। नैन्सी फैंसी फॉलो मी। ये नौकरानी है या मालकिन? कौन सी नौकरानी अपने साथ एक नौकरानी लेकर आती है सेल्फ केयर के नाम पर? कुछ देर में ऑर्डर किया हुआ खाना जैसे ही डिलीवरी बॉय लेकर आता है, सबसे पहले पू वहां आ जाती है। नैन्सी पहले ही ऑर्डर किए हुए खाने से पू का हिस्सा निकालकर उसे सर्व कर देती है। घर में सबसे बड़ी मम्मी जी है और तुमने सबसे पहले खाना पू को दे दिया, ये क्या तरीका है नैन्सी? तो क्या मुझे सर्व नहीं करेगी तो और किसे करेगी? काम वाली चाहिए कि नहीं आपको? आपकी हरकतों से तो मुझे नहीं लग रहा। अरे चाहिए चाहिए, तो शांति से मुझे मेरे ढंग से काम करने दीजिए। वो जो वैक्यूम क्लीनर आपकी शादी में आया था ना, वो मुझे निकाल कर दे दीजिए, मैं टेस्टिंग कर देती हूँ। पर दोपहर के खाने बाद अब तो शाम होने वाली है, शाम को कौन झाड़ू पोछा करता है? शाम ढलने के बाद साफ सफाई करने से तो घर में लक्ष्मी जी की दिक्कत हो जाती है। किस जमाने में रह रही है आप ओल्ड लेडी? ये नया जमाना है।
पू वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करना शुरू करती है और इसी में वो सोफे पर रखे हुए सीमा के नेकलेस को भी वैक्यूम क्लीनर के पाइप से अंदर सक कर लेती है। और ये सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि हर रोज चलता ही रहता है। 1 महीने के अंदर 40 छोटी मोटी चीजों का वैक्यूम क्लीनर के अंदर सकिंग हो जाता है। देख लिया रखकर काम वाली को, जितना काम नहीं किया आने के बाद उसने उससे ज्यादा चीजों की तो हेरा फेरी कर दी। और अगर उससे बोलने जाएंगे तो अपनी गलती मानेगी नहीं, लड़ाई करेगी स्वालक। मैं तो कहती हूँ निकाल दो इसे। बहुत ट्राई कर लिया मम्मी जी, पर ये इस तरह निकलने वालों में से नहीं है। हमें कोई और ही पैतरा आजमाना पड़ेगा। पू को निकालने के लिए सीमा अपना दिमाग चलाना शुरू करती है और उसे एक आइडिया मिल जाता है। वो चुपके से नैन्सी और फैंसी के पास अलग अलग जाती है। उफ, कितना काम करना पड़ता है ना तुम्हें नैन्सी। इस काम के लिए कम से कम 20,000 तो बनते हैं। नहीं नहीं, उतने नहीं मिलते। इस काम के लिए मुझे सिर्फ 2,000 देती है मैडम। क्या? बस 2,000? हमसे तो वो 25,000 लेती है। उसका सारा पर्सनल काम तो तुम करती हो, वो करती ही क्या है? अच्छा छोड़ो, ये तुम दोनों का आपस का मामला है, मैं चलती हूँ। इसके बाद सीमा जाती है फैंसी के पास। रखा तो हमने पू को था, पर कहीं से भी काम वाली वो नहीं लगती। सारा काम तो तुम ही करती हो फैंसी। तुम्हें कम से कम 20,000 तो देती होगी वो। चलो, किसी को तो ये महसूस हुआ कि सारे काम का बोझ मुझ पर है। वैसे पू मैडम मुझे 1,000 रुपए एक घर के देती है। क्या? हमसे काम के 40,000 ले रही है और तुम्हें 1,000 दे रही है? बड़ी नाइंसाफी है ये तो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? पू की कंपनी छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। एक घर से कम तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे। तुम पू के साथ जाती हो तो सारे घर मिलाकर भी 5,000 होते होंगे तुम्हारे। और सीमा की बात कुछ इस तरह नैन्सी और फैंसी के दिमाग में घर करती है कि वो पू की कंपनी की बाकी सारे काम वालों को कॉल करके इस बारे में बता देती है और सभी एक साथ पहुंच जाती है पू पर ढाबा बोलने। एक नंबर की धोखेबाज हो तुम। हमने तुम्हें अपनी मालकिन माना और तुम हमारी ही नहीं निकली। हम सब तुम्हारी कंपनी छोड़ते हैं, समझी? आई बड़ी काम वाली बनने। तो मैडम आप निकल रही है यहाँ से या इन सभी को ठगने के आरोप में तुम्हें जेल पहुंचा दूं? और पू ऐसा घबराती है कि दम दबाकर अपनी स्कूटी लेकर भाग जाती है और सीमा का घर फिर से बिना काम वाले के हो जाता है। ननद ले गई पूरा मायका। राशि की नई नई शादी हुई थी। बहुत सीधी सादी सी लड़की थी वो और उसकी ननद प्रिया बहुत खूबसूरत थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था और वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी करता रहता था और उससे पैसे मांगता रहता था। अब देखो मेरा फोन कितना खराब हो गया है, नया लेना है पर अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं दिला दूंगी नया फोन। अरे तुम कहाँ से दिलाओगी? मैं मतलब भैया है ना, वो मुझे मना थोड़ी ना करेंगे। ले लूंगी उनसे तुम्हारे लिए नया फोन। अच्छा तुम्हारा भैया, भाई बड़ी मेहनत की है उन्होंने। मुझे भी ना उन जैसा ही बनना है भाई। बस मोहित प्रिया से ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करता था। प्रिया उससे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। मोहित के हाथ तो जैसे सोने की मुर्गी लग जाती है। शादी के बाद मोहित बिल्कुल अपनी माँ की कही बातों पर चलने लगता है। उसकी माँ उसे सिखाने में पीछे नहीं रहती। एक दिन, वैसे प्रिया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे बिल्कुल नहीं, अब तो आप मेरे पति देव हो। देखो उस दिन तुमने बोला मुझे कि भैया मुझे फोन दिला देंगे और तुमने मांगा तो उन्होंने दे भी दिया। हाँ तो क्या गलत है इसमें? गलत कुछ नहीं है, पर एक बार सोचो तुम खुद, तुम्हें भैया से मांगना क्यों पड़ा? क्या तुम्हारे पास नहीं थे नया फोन खरीदने के पैसे? अरे ये क्या बात हुई, घर तो एक ही है ना, और वो मेरे भाई हैं। उन्होंने दिया या मैंने लिया, एक ही तो बात है। एक बात नहीं है प्रिया, तुम्हें हर समय उनसे मांगना पड़ता है। तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुम्हारा अपना पिता के पैसों पर भी कोई हक है, हैं? प्रिया ने ऐसी बातें तो कभी सोची नहीं थी। उसको ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा था, पर अब मोहित ने उसके दिमाग में ऐसी ही बातें डालना चालू कर दिया था। एक दिन वो अपनी माँ से बात करने की हिम्मत जुटाती है। माँ, पापा के जाने के बाद प्रॉपर्टी का कुछ हुआ नहीं? प्रॉपर्टी मतलब? ऐसी बातें तो तूने कभी नहीं की।
ये सब कहाँ से आया तेरे दिमाग में है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। और वैसे भी कुछ गलत तो सोचा नहीं। क्या पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करके गए थे? इतने में ही प्रिया का भाई अंकित आ जाता है। अरे भाई, क्या प्रॉपर्टी की बातें चल रही है? कुछ नहीं भैया, मैं बस पूछ रही थी कि पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा करके गए या नहीं। अरे तू ये सब बातें छोड़ बहना, तुझे क्या चाहिए ये बता, मैं दिलाता हूँ ना। यही तो बात है भैया, आप क्यों दिलाओगे हर समय? आपके सामने मुझे हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? अरे ये आज तू कैसी बातें कर रही है? हाथ फैलाने वाली बात तेरे दिमाग में आई भी कैसे? पहले तो ऐसे कभी बातें नहीं करी तूने। वही तो मैं सोच रही हूँ, ये आज प्रॉपर्टी की बातें क्यों कर रही है? इसे हो क्या गया है? उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये सब उन्हीं का दामाद उसके दिमाग में डाल रहा है। मोहित आए दिन किसी न किसी बहाने से प्रिया से पैसे ऐंठने की सोचता रहता। एक दिन मोहित बहुत उदास बैठा था। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो? तुमसे बोलने का क्या फायदा? तुमसे अपने भाई से बात तक तो की नहीं जाती। मोहित, अब ऐसे कैसे बात करूं? तुम ना ऐसे बिल्कुल पीछे पड़ गए हो मेरे। मोहित बस जिद पकड़कर बैठ जाता है कि प्रिया प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कब करेगी। प्रिया को अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो भाई के सामने रोने लगती है। तब उसकी भाभी भी अंकित का साथ देती है। अरे प्रिया, रो क्यों रही हो? हम हैं तो सही, जो चाहिए ले लो ना। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वैसे भी इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है? हक तो मेरा भी है ना पापा की प्रॉपर्टी पर। हाँ हाँ, पूरा हक है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। प्रिया कुछ नहीं कहती। बाहर आकर मोहित को फोन लगाती है। मेरा रोना काम कर गया, कुछ तो मिलेगा ही पक्का। देखते हैं तुम्हारा कंजूस भाई देता क्या है। उधर सबको प्रिया की चिंता होने लगती है कि वो परेशान है। अरे उसको आप एक फ्लैट दिला दो ना नया सा, उसको भी लगे कि उसका भी कुछ है। अरे सभी कुछ उसी का तो है, पर उसकी सोच अब परेशान कर रही है मुझे। अरे जो मांग रही है दे दो भाई, ये रोना धोना तो खत्म हो उसका। वो सब उसके पास खुशी खुशी नए मकान के पेपर्स लेकर जाते हैं। हाँ ठीक है, ये भी मन बहलाने के लिए। प्रिया, तुम्हें हो क्या गया है? आजकल बस लेने देने की बात के अलावा कोई और बात करती नहीं हो तुम। ये इतना बड़ा घर है दीदी, 4 बेडरूम का फ्लैट है। भाभी, आप तो चुप ही रहिए। आपको ही पसंद नहीं कि भैया मुझे कुछ दे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप गलत समझ रहे हो। मैंने तो कभी मना नहीं किया आपके भैया से। अरे वो क्यों मना करेगी मुझसे? हाँ भैया, आप तो उन्हीं की साइड लोगे ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इन्होंने आप पर। ये कहकर वो पैर पटकती चली जाती है। माँ जी, आप भी जानती हैं, मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अरे हाँ हाँ बहू, इसके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है। यहाँ वो तीनों घर की बेटी के लिए परेशान हो रहे थे और वहाँ प्रिया हर बात मोहित को बता रही थी। ये मेरी भाभी है ना, मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। मुझे पता है भैया मना नहीं करेंगे और ना ही माँ मना करेंगी, और ये भाभी है ना, उनका हाथ रोकती होगी। हाँ तुम देख लेना, ये हाथ रुकते रुकते इतना रुक जाएगा कि एक पानी का ग्लास भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम बस किसी तरह इनसे अपनी आधी प्रॉपर्टी लेने की बात कर लो, वरना तुम्हारी ये भाभी सब खा जाएगी। प्रिया ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मोहित सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा है। मोहित सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, उसके भाई ने एक घर ले दिया है उसके नाम। अरे घर से क्या होता है बेटा, मैंने तुझसे कहा था प्रॉपर्टी की बात करना उससे। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना माँ। तू तो कोशिश ही करते रह जाना। तुझे पता है ना, लोन है तुझ पर 50 लाख का, कहाँ से चुकाएगा? सोचा है इस बारे में? इतने लोन का तो कोई इंतजाम नहीं है, बस यही है कि प्रिया का भाई उसको इस प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे तो मैं अपना लोन चुका दूं। अब यही आखिरी उम्मीद है। मैंने पहले ही कहा था, देख कर लड़की फंसा। ऐसा ना हो कि जिस वजह से हमने शादी की वो रह ही जाए। पता लगा कुछ मिला ही नहीं इससे भी। देखता हूँ माँ, कोई नया पैतरा फेंकता हूँ। उधर प्रिया के भाई भाभी और माँ यही सोच रहे होते हैं कि प्रिया को कैसे शांत करना है। मम्मी जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें आधा क्या पूरा घर परिवार प्रॉपर्टी दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता बेटा,
मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मांगा और सब उसे उठाकर दे दो। पर माँ फिर करना क्या है? इसका हल कैसे निकलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी ही देर में प्रिया आ जाती है। वो मोहित से ही बात करके आई होती है और बहुत गुस्से में होती है। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि मंडली बैठी तो होगी, पर मेरे बारे में अच्छा तो सोच नहीं रहे होंगे। ये सुनकर प्रिया की माँ उस पर बहुत तेज चिल्लाती है। प्रिया, ये क्या तरीका है बात करने का? दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सब? प्रिया जो बिल्कुल मोहित के बहकावे में आ चुकी थी। सिखा तो कोई नहीं रहा मम्मी, पर सही गलत की समझ तो मुझ में भी है। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा? जिस दिन से मैंने अपनी प्रॉपर्टी की बात की है, उस दिन से सबके मुंह बने हुए हैं। प्रिया, किसी का मुंह नहीं बना हुआ, सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम राशि के बारे में भी गलत ही सोचती हो। मुझसे ज्यादा उससे तुम्हारी फिक्र रहती है। रहने दीजिए भैया, आप बस उनकी ही बोली बोलिए। और भैया, क्या मैं नहीं जानती? भाभी दिन भर अपनी मम्मी से बातें करती रहती है। आंटी ही सिखाती है ना इनको ये सब। बोलती ही होंगी ननद को कुछ लेने मत देना। हाँ अंकित, मेरी मम्मी बीच में कहाँ से आ गई? ये कोई तरीका नहीं है। मैं अपने ससुराल की कोई बात नहीं करती, इतनी समझ मुझ में भी है। मुझे पता है राशि, पर इस समय इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पर पता नहीं किसने क्या जादू कर दिया है। प्रॉपर्टी के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा इसे। बताओ, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। जानकी रोने लगती है। राशि उसे चुप करवाती है। माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? दे दीजिए ना इनको जो चाहिए। बात लेने देने की नहीं है, मुझे इसकी सोच पर तरस आ रहा है। पता नहीं इससे हो क्या क्या है। कभी अंकित ने कोई फर्क नहीं किया, जो इसने बोला इसे ला कर दे दिया। बहन माना ही नहीं, बेटी की तरह रखा है। वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही है, इसकी ऐसी जली कटी बातें सुनकर। ये सब सुनते ही अंकित की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। अरे आप परेशान मत होइए, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको प्यार देने में कहाँ कम रह गया। कितनी छोटी उम्र में तो पापा चले गए थे, तब से मैंने इसे बेटी की तरह संभाला है। माँ, आप बताओ, मैंने कभी कोई कमी छोड़ी क्या? कहाँ गलती रह गई मेरी? अरे बेटा, कैसी बात कर रहा है? क्या मैंने देखा नहीं कि किस तरह अपने सीने से चिपका कर तूने उसे बड़ा किया है? आप दोनों परेशान मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। राशि उसके कमरे में जाती है। वो फोन पर मोहित से ही बात कर रही थी। पहले राशि सोचती है कि चली जाती हूँ, पर फिर वहां खड़ी होकर वो उनकी बातें सुनने की सोचती है। मोहित, आप इस तरह से नाराज हो रहे हैं। मैं कुछ दिन के लिए तो मायके आई थी, आप इस तरह से मुझसे नाराज क्यों होकर बैठ गए? तुम अब घर आना तो प्रॉपर्टी की बात करके ही आना, मैं नहीं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। अरे ये कोई बात हुई क्या? आप तो इस तरह जिद पर अड़ गए हैं। राशि समझ जाती है कि ये सब घर के दामाद की वजह से हो रहा है। अब उसे ये समझ में नहीं आता कि ये बात सबके सामने कैसे बताए। वो किसी को कुछ नहीं बताती। बेटा, तुमने बात की प्रिया से? नहीं माँ जी, वो सो रही थी, मैं करती हूँ ना बात किसी दिन। फिर वो अलग से कमरे में जाकर अंकित से बात करती है। मुझ पर अगर भरोसा है तो कुछ बताऊं तुम्हें? हाँ बोलो। देखो, मैंने माँ जी से तो अभी झूठ कह दिया कि मैंने प्रिया से बात नहीं की। मतलब मैंने बात तो नहीं की, पर मैंने उनकी बातें सुनी हैं। मोहित जी उनसे बहुत नाराज हो रहे थे, वो रो रही थी। मतलब मोहित जी ने उन्हें ये तक बोल दिया कि बिना प्रॉपर्टी की बात किए घर मत आना। हैं? ये सब चल रहा है हमारे पीठ पीछे। मुझे लग ही रहा था कि ये प्रिया की बोली तो नहीं है। क्या कर सकते हैं? एक तो पहले पीछे पड़कर शादी की, ये बोलते रहे कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और अब देखो बस हर समय मांगते ही रहते हैं। मम्मी को बताएंगे तो बहुत दुखी होंगी। देखते हैं कैसे क्या करना है। चलो मैं बैंक जाकर आता हूँ, तुम मम्मी को ये सब अभी मत बताना। राशि अपने काम में लग जाती है। उधर प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई होती है। अरे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही इतना? हो जाएगा सब ठीक। दामाद जी कब आ रहे हैं तुझे लेने? बस देखो ना, आजकल में आ ही जाएंगे, वरना मैं खुद ही चली जाऊंगी, पास ही तो है। जानकी वहां से चली जाती है। प्रिया के दिमाग में अब कुछ बातें आने लगती है। यहाँ सबको बस लग रहा है कि मैं जल्दी चली जाऊं,
पर मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ने वाली। थोड़ी देर में वो फिर से मोहित को फोन लगाती है। मोहित, मुझे लग रहा है कि तुमने जो रोने धोने का नाटक करने का प्लान बनाया था ना, वो काम कर रहा है। भाभी सोचती है कि इन्होंने चालाकी से मेरी बातें सुन ली। इन्हें नहीं पता कि मुझे पता था कि वो सुन रही है, इसीलिए मैंने रोने का नाटक किया। तुम चिंता मत करना, इन लोगों से अपनी प्रॉपर्टी की बात तो मैं करके रहूंगी। पर इस बार प्रिया को नहीं पता था कि उसकी मम्मी जो उसके लिए चाय लेने गई थी, बाहर खड़े होकर सच में उसकी बातें सुन रही थी। जानकी ये सब सुनकर बिल्कुल सन्न रह जाती है। वो उल्टे पांव अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी इस तरीके से उन सबसे चालाकी कर रही है। थोड़ी ही देर में अंकित बैंक से आता है। माँ, मैंने देखा है बैंक में कम से कम 10 तोला सोना रखा है। वो भी इसे ही दे देते हैं। एक फ्लैट भी हो गया, और जो भी बोलेगी दे देंगे। इसका मन इतना दुखी है, रोती रहती है। राशि और अंकित को पता था कि वो नाटक कर रही है, पर उनको अपनी माँ से बोलने की हिम्मत नहीं थी। हाँ माँ जी, ये सब दे दीजिए दीदी को। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देने की। ये सब एक नाटक चल रहा है। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। आपने भी सुन लिया? आपने भी सुन लिया का क्या मतलब? तुम दोनों को पता था? हाँ माँ जी, दीदी और मोहित जी जब बात कर रहे थे मैंने सुना था, पर अंकित ने आपको कुछ भी बताने से मना कर दिया था। चलो, पर अब जब बात सामने आ ही गई है तो इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे लग ही रहा था मम्मी कि ऐसा सब प्रिया तो सोच ही नहीं सकती। ये सब इसके कानों में कोई डाल रहा है। अब हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मोहित जी का घर वापस से देख कर आऊं, और इस बार बिना बोले जाऊंगा। एक दिन अंकित उनके दामाद मोहित जी के घर बिना बताए चला जाता है। अरे ये घर तो बदला बदला लग रहा है। ना फूल नेत्र है, ना ही सोफे। कहाँ गया सब? वो धीरे से आवाज लगाता हुआ अंदर जाता है। मोहित एक फटे हुए कुर्ते में बाहर आता है। वो अंकित को देखकर बिल्कुल सक पका जाता है। अरे आइए आइए, वो तो मैं सफाई कर रहा था ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। अंकित समझ तो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, पर कुछ कहता नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये घर की बात है। और कैसा चल रहा है सब? फर्नीचर कहाँ चला गया? वो वो नया लेना है ना, तो बस पुराना बेच दिया। अच्छा अच्छा, कब लेना है? अब देखते, थोड़ा कहीं से सहारा हो जाता तो। कहीं से मतलब? मोहित सोचता है कि यही मौका है इसके कान में प्रॉपर्टी की बात डालने का। वो प्रिया कह रही थी कि आप उसको कुछ देने वाले हैं। नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पापा बिल लिख कर गए हैं। प्रिया को जो देना था वो हम दे चुके हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है, प्रॉपर्टी पर तो बेटे का भी हक होता है। हाँ, लेकिन अगर बिल में साफ साफ लिखा हो तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इतना कहकर वो उठकर जाने लगता है। जाते जाते वो घर पर एक नजर मार कर जाता है। थोड़े आगे जाकर उसे मोहित के घर का सोफा और फर्नीचर दिखता है। भैया ये किसका है? बेचना है क्या? बेचना है? नहीं नहीं भैया, ये तो किराए के लिए होता है, 1 वीक के लिए। इस मोहित ने लिया था ना अभी। इस मोहित ने मतलब? ये तो अच्छे कर गए ना। अरे भैया, नए हैं क्या मोहल्ले में? इन लोगों पर तो इतना लोन है, कर्जे चढ़े हुए हैं। ये सब सुनकर अंकित चुपचाप वहां से घर चला जाता है। घर आते ही प्रिया अंकित पर बरस पड़ती है। आपने क्यों बोला मोहित से? अच्छा, तो खबर पहुंच गई यहाँ तक? खबर पहुंचने वाली क्या बात है इसमें? बात तो सही है ना? आपका कोई इरादा नहीं है मुझे कुछ देने का? अरे क्या नहीं दिया? इतना बड़ा फ्लैट दे दिया, इतना सारा सोना तेरे नाम कर दिया, मम्मी ने अपनी सारी ज्वेलरी तुझे दे दी। पर जो चाहिए वो तो नहीं दे रहे हैं ना। प्रिया, एक बात सच सच बताना, ये प्रॉपर्टी वाली बात तेरी अपनी है या मोहित जी ने डाली है तेरे दिमाग में? ये सुनकर प्रिया 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। फिर अंकित उसे सारी बात बताता है कि वो मोहित के घर गया था और वहां उसे क्या पता चला उसके बारे में। वो सब सुनकर प्रिया बहुत शॉक्ड हो जाती है। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? देख, अब ऐसा कर कि उसको बोल कि तुझे प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। फिर तू देख वो क्या बोलता है। मैं ये लिख कर देता हूँ कि वो कुछ न कुछ इश्यू क्रिएट करके तुझसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। मोहित मुझे प्यार बहुत करता है, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा मुझे। राशि, भैया कुछ बोल रहे हैं तो करके देखना बेटा। ठीक है माँ, अगर आप सबको ऐसा लगता है कि बस वो प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ है, तो मैं आपके कहने पर उसका टेस्ट ले लेती हूँ। पर आप देखना,
आप सब लोगों की सोच गलत निकलेगी। वो मोहित को फोन लगाती है और स्पीकर पर रखती है। हेलो जी, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें तो कुछ पड़ी नहीं मेरी। मोहित, पर तुम ना प्रॉपर्टी का करने क्या वाले हो? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, कि पैसा और प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई बीच में? वो सब ठीक है, पर मैंने भी तो सोचा था कि एक अच्छे अमीर घर से हो तो मेरे काम आओगी। काम आओगी? क्या मतलब? ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रिया को भी कुछ कुछ बातें अब समझ में आ रही थी। देखो, मुझे तो प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिल रहा। अब तुम क्या करोगे? देखना पड़ेगा। मतलब ये कि मुझ पर भी 50 लाख का लोन है, मुझे भी तो देखना है। तुमसे नहीं तो कहीं और से, किसी और से ये जरूरत पूरी तो करनी होगी। तो मेरे साथ भी जरूरत के लिए जुड़े हुए थे। ये सुनकर मोहित फोन काट देता है। प्रिया ये सब देख सुनकर शॉक्ड रह जाती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि भैया, भाभी और माँ सही कह रहे थे। वो उन सब से फिर सॉरी कहती है। सास का सिंहासन। गोपी एक सीधी सादी गांव की लड़की है जिसे अपनी शादी से बहुत उम्मीदें रहती हैं। एक रोज गोपी की दोस्त नेहा की शादी तय हो जाती है और दोनों सहेलियां तालाब पर मिलती है। तुझे तो लड़का बहुत अच्छा मिला है, पता नहीं अब हम कब मिल पाएंगे। अरे तू क्यों फिक्र करती है रे? तुझे भी अच्छा लड़का मिलेगा जैसा तू चाहती है। वैसे तूने कभी बताया नहीं तुझे कैसा ससुराल चाहिए। मैं तो तुझे सब कुछ बताती हूँ, लेकिन तू ना मुझे कुछ नहीं बताती। अरे ऐसा नहीं है नेहा, तू ही तो मेरी पक्की सहेली है, तुझे नहीं तो किसे बताऊंगी। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ भले ही ऐशो आराम कम हो, लेकिन घर वाले अच्छे हो। मेरी सास मुझे बहू नहीं बेटी समझे। मेरा ससुराल मेरे मायके से भी अच्छा हो ताकि मुझे कभी मायके की याद ना आए। अब तू तो जानती है ना कि मैं अपने घर वालों के बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरी सास हर बात पर मेरी राय ले, मेरा पति मुझसे प्यार करे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी गोपी के सपने भी जल्दी ही पूरे होंगे, देख लेना। मेरी शादी के महीने भर में तेरे भी हाथ पीले हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी हो जाती है। गोपी अब अकेली हो जाती है। गोपी के रंग रूप को देखकर उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। इधर आशुतोष का रिश्ता लेकर कोकिला भी गोपी के घर पहुंच जाती है। गोपी की माँ उमा कोकिला को बिठाती है। बहन जी, आपकी गोपी की सुंदरता के बहुत चर्चे हैं। मेरा आशुतोष भी किसी से कम नहीं है। उसके लिए मुझे लड़की कहीं पसंद ही नहीं आ रही। मेरी गोपी हीरा है, जिसके घर जाएगी उसके भाग्य चमक जाएंगी। अरे तब ये हीरा मेरे ही घर आएगा। मुझे आपकी बेटी पसंद है। आशुतोष और गोपी की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। जी बहन जी, मुझे भी आशुतोष पसंद है। गोपी चाय नाश्ते का ट्रे लेकर आती है। कोकिला उसी वक्त गोपी का रोका कर लेती है और उमा आशुतोष के हाथों में शगुन के पैसे पकड़ा देती है। महीने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है। गोपी कोकिला के घर में बहू बनकर आ जाती है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। शादी के पहले ही दिन कोकिला सुबह 4 बजे ही गोपी के कमरे में आकर खड़ी हो जाती है और कमरे का दरवाजा बजाने लगती है। बहू, अब क्या सोती ही रहेगी? सूरज चढ़ाया है। माँ के घर से यही सीख कर आई है क्या? गोपी इतनी थकी होती है कि उसे कोकिला की आवाज तक सुनाई नहीं देती। कोकिला को गुस्सा आता है। अच्छा, इसे सबक सिखाना होगा। जानबूझकर पड़ी है, ढीठ है, लेकिन कोकिला के सामने अच्छे अच्छे ढीठ सुधर जाते हैं। कोकिला दरवाजे को एक लात मारती है जिससे गोपी उठकर बाहर आती है। गोपी को देखकर कोकिला कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सासू माँ, मैं बहुत थक गई थी, कल से टाइम पर उठ जाऊंगी। ठीक है, जा जाकर तैयार होकर सीधे रसोई में जा। जी, बस अभी आई। पहले ही दिन गोपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपी अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए आशुतोष की तरफ देखती है। मेरे पति ने मेरी ओर से एक शब्द भी नहीं कहा। थकावट क्या बस लड़कों को होती है? क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो? जा जाकर नहा लो। इस घर में माँ की बात कोई काट नहीं सकता। जिसने काटा उसकी छुट्टी हो गई समझो। गोपी नहाकर रसोई में चली जाती है और जो जो कोकिला कहती गोपी वही बनाती। घंटे भर में खाना तैयार हो जाता है। गोपी खाना सीधा डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सबको खाने की मेज पर आने को कह देती है। टेबल पर खाना लगा देख कोकिला कहती है, गोपी बहू, किससे पूछकर तूने टेबल पर खाना लगाया है? वो सासू माँ, नाश्ता बन गया था तो मैंने लगा दिया। मुझसे पूछे बिना कैसे लगाया तूने? वापस ले जा इसे रसोई में। जब मैं बोलूंगी तब लेकर आना।
गोपी नजर झुकाकर माथे पर घूंघट लिए सारे खाने को वापस रसोई में ले जाती है। गोपी बहू, भगवान की थाली लगा और मुझे ला कर दे। जी लाई सासू माँ। गोपी खाने की प्लेट लाती है, फिर कोकिला भगवान को भोग लगाती है और खुद वहीं प्लेट लेकर बैठ जाती है। बहू, आप लगाओ सबकी प्लेट खाने की। सब खाने के मेज पर आ जाओ, खाना लग गया है। गोपी सबकी प्लेट लगाती है और कोकिला गोपी से कहती है, जब तक सब नहीं खा लेते तुम यहीं खड़ी रहोगी। जब तक मेरी प्लेट नहीं लगती और मैं खाने का एक निवाला नहीं खा लेती, तब तक इस घर में कोई खाना नहीं खाता। आई बात समझ में? हाँ सासू माँ। आशुतोष की झूठी थाली में ही तुझे खाना होगा। हमारे घर का यही नियम है। गोपी अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर देती है। कोकिला हर छोटी बड़ी बात पर गोपी को टोकती रहती। गोपी के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। एक रोज गोपी कमरे में बैठी कपड़े लपेट रही थी और लपेटते लपेटते उसकी आंखें भर आती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? किस्मत ही खराब है मेरी। कैसे ये दिन बीतेंगे? गोपी अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है और उसकी आंखें भर आती है। तभी कोकिला के चिल्लाने की आवाज आती है। बहू, कहाँ चली गई? इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा? जब देखो कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो सासू माँ कपड़े लपेट रही थी। कमरे में बैठकर कपड़े कौन लपेटता है? हम भी अपने टाइम पर काम किया करते थे। आजकल के चोचले पूछो मत। कल से तुम कमरे में नहीं, हॉल में ही कपड़े लपेटोगी। अभी जाओ, सारी सब्जियां धोकर फ्रिज में रख दो। गोपी एक रोबोट की तरह दिन रात कोकिला के इशारों पर नाचती रहती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और गोपी अपने मायके वालों से मिलने के लिए तरसती रहती है। बहुत हिम्मत करके एक रोज गोपी कोकिला से कहती है, सासू माँ बहुत दिन हो गए मैं मायके नहीं गई। घर वालों से मिलने का बहुत मन हो रहा है। 2 दिन के लिए घर चली जाऊं? अभी कहीं नहीं जाना है। 6 महीने में ये हाल है तो आगे क्या होगा? बच्चा होने के बाद ही जाओगी तुम। गोपी कोकिला से ज्यादा कुछ नहीं कह पाती और आशुतोष के आने का इंतजार करती है। रात को जैसे ही आशुतोष आता है, आप मुझे मेरी मम्मी के घर 2 दिन के लिए ले जाओगे क्या? सासू माँ ने मुझे जाने से मना कर दिया है। जब माँ ने ही मना कर दिया तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? इस घर में माँ का ही राज चलता है। जैसा वो कहेंगी वैसा ही होगा, समझी? मुझे जाना है बस। ठीक है, चली जाओ फिर। वापस मत आना। माँ ने जो कहा है वही होगा। ये सुनकर गोपी की हिम्मत टूट जाती है और वो इन सबको अपनी किस्मत मानकर आंसू के घूंट पी लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज सोसाइटी की कुछ औरतें कोकिला के घर पर आकर कहती है, कोकिला, अब तुझ में वो बात नहीं रही। तुझे अब हम अपनी महिला समिति के अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं। तू खुद से इस पद से इस्तीफा दे दे, वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। कोकिला में आज भी वही आग है। कोकिला को सिंहासन से हटाना तो दूर, कोई मेरा सिंहासन हिला भी नहीं सकता। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? कोकिला तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तू क्या सोचती है तेरी ये अकड़ तेरे घर वाले सुनेंगे? हम नहीं। तू हम पर रोब नहीं झाड़ सकती। पिछले 20 साल से तुम अपना पद छोड़ना ही नहीं चाह रही हो। हम भी इस समिति के सदस्य हैं। बाकियों को भी अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? समिति की औरतें और कोकिला में बहुत देर तक बहस होती है। गोपी, जो आज तक किसी के आगे एक शब्द नहीं कहती है, वो अपनी रसोई से निकल कर आती है और अपना घूंघट हटाकर कहती है, मेरी सासू माँ किसी चीज में कम नहीं है। आज तो क्या, आने वाले 10 साल में भी वो आराम से सब कुछ संभाल सकती हैं, वो भी उतनी ही आग के साथ। इस तरह से आप लोग उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें निकालना है तो वोटिंग कीजिए। अगर उसमें मेरी सासू माँ हार जाएंगी तो ही वो इस पद से हटेंगी। अभी ये गोपी की भी बोली निकलने लगी, जिसके मुंह में अब तक जबान नहीं थी। गोपी, तू इन सब में मत बोल। अपनी रसोई संभाल। आज तक कभी रसोई से बाहर की दुनिया देखी भी है क्या तूने, जो बीच में चूचे करने चली आई? आंटी जी, गोपी आज तक रसोई में जरूर रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने घर वालों के लिए खड़ी हो सकती है। आज मेरी सासू माँ को अपनी गोपी बहू की जरूरत है और गोपी उनके साथ है। हम सब मेंबर यही हैं, सब अपना अपना मतदान दो। सारी औरतें मिलकर कोकिला के खिलाफ वोट देती है और कोकिला को अध्यक्ष के पद से हटाकर वहां से चली जाती है। कोकिला अपना अपमान देखकर सदमे में चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। गोपी कमरे के बाहर खड़ी रहकर कहती है, सासू माँ, आप क्यों चिंता करती हो? हम है ना आपके साथ। पूरा दिन कोकिला खुद को कमरे में बंद रखती है। फिर शाम को वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और गोपी से कहती है, गोपी बहू, आज से ये घूंघट नहीं लोगे तुम।
ये घर की चाबियां हैं। आज से तुम इस घर की मालकिन हो और घर तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा। मैं अपने अहम में भूल गई कि सिंहासन पर नहीं, दिल पर राज होना चाहिए। आज से बहू तुम्हें जो जैसे करना है वो करो। सासू माँ, चाबी आपके पास ही रहेगी। आपने मुझे पूरी तरह से अपना बना लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोकिला गोपी के सिर पर हाथ फेरती है और सास से उसकी माँ बन जाती है। कोकिला और गोपी अब खुशी से एक साथ रहने लगती हैं। बहू छोड़ गई हमें। मुझे नहीं लगा था पापा आप हमें छोड़ कर चले जाओगे। पता नहीं क्यों मैं निहारिका की बात पे आ गया। क्यों नहीं समझा मैं? माँ सच कह रही थी, पापा सही थे। मैं क्यों घर छोड़ कर गया? क्यों? मैं क्या करूँगा? मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ गया। सब मेरी गलती है। सारे बेटे ऐसे ही होते हैं, सारी औलादें ऐसी होती हैं नामागुर। अपने पिता के अंतिम संस्कार में आया हुआ राहुल अंतिम क्रिया की रस्म पूरी करने के बाद खुद से बात करता हुआ फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जो होना था वो तो हो गया बेटा, अब खुद को संभाल। तेरे सर से पिता का हाथ चला गया, पर तेरी माँ का आंचल तो है तेरे साथ। तू टूट नहीं सकता। तुझे अपनी माँ का सहारा बनना है। मुझे नहीं पहचाना? हाँ, कैसे पहचानेगा? काफी साल पहले ही अपने पिता को छोड़कर चला गया था ना, तू भूल गया होगा। अरे बड़े शहर की हवा ही ऐसी होती है, सारी यादें भुला देती है। मैं विनोद, तेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड। चल तुझे तेरे पापा के बाकी फ्रेंड से मिलाता हूँ। राहुल विनोद के साथ कुछ कदम आगे चलकर अपने पापा के दोस्तों के बीच बैठकर सभी से बातें करने लग जाता है। सभी उसे बताते हैं कि किस तरह उसके पापा उसके बिना दिन गुजार रहे थे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते ना अंकल, पर बच्चे फिर भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। किस लिए? खुद की आजादी के लिए। कितने मतलबी होते हैं वो। क्या कुछ नहीं किया था पापा ने मेरे लिए। अपनी सारी सेविंग से मुझे पढ़ाया और मैं उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर चला गया। माँ बाप कुछ भी कर ले, पर उसके बाद भी उनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। क्या बेटा क्या बेटी, सब वही है अंकल। हर बार गलती बच्चों की नहीं होती बेटा, कभी कभी माँ बाप की भी गलती होती है। कुछ माँ बाप मेरी और तुम्हारी आंटी की तरह भी होते हैं, जो खुद अपने बच्चों के जीवन में कांटा बोते हैं, और वो कांटा जब उन्हें चुभता है तो उनके घाव में मरहम लगाने को कोई भी उनके पास नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है विनोद जी के घर से। विनोद जी के परिवार में बस 3 लोग थे। विनोद जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा करण। करण की इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी हो चुकी थी, पर कॉलेज से उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, जिस कारण वो छोटे से फार्म में 20-30 हजार की नौकरी कर रहा था। हाँ सुमित जी, क्या रोहन को 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी लगी है? अरे नहीं नहीं, कम कहाँ है, अच्छी सैलरी है, खाना रहना भी मुफ्त। क्या बात कर रहे हैं? फिर तो सेविंग भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, इतनी फैसिलिटी जॉब तो कॉलेज प्लेसमेंट से ही मिली होगी भाई। हाँ भाई, लड़का पढ़ेगा, 90% मार्क्स लाएगा तो कौन सी कंपनी उसे लेकर नहीं जाएगी। अब जो बच्चे बाहर बस ऐश करने के मकसद से गए हो ना, माँ बाप के पैसे फूकने, तो कहाँ से लगेगी उनको प्लेसमेंट? फिर घूमते फिरते रहो यहाँ से वहाँ। फोन पर अपने दोस्त के बेटे की भर भर कर तारीफ सुनने के बाद विनोद जी का गुस्सा करण पर फट पड़ता है। और चढ़ा सर पर इसे। तुम्हारी करनी का नतीजा है और खिलाओ घी की रोटियां। किसी काम का नहीं है तुम्हारा बेटा, ये बात जान लो। वहाँ विनोद जी के बेटे रोहन को 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई है, और एक हमारी औलाद है जिसे इतनी धूल फांकने के बाद भी मुश्किल से 20,000 मिल रहे हैं। कुछ तो लग भी होता है पापा, वरना रोहन हर टेस्ट में फर्रे लेकर बैठता था। अरे जो भी किया उसने, आज नौकरी तो लग गई ना उसकी। जो कमाता है उसी की वाह वाह होती है। शाम को जब करण लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसकी मम्मी बाजार से लौट कर आते ही दरवाजे से कहना शुरू करती है, लगता नहीं मोहल्ले में कोई लड़का कवारा बचेगा। अब सबकी शादी हो रही है। अब भाई इस उम्र में लोग सेटल हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तो करेंगे ही ना शादी। वर्मा जी की वाइफ ही कह रही थी करण का भी बायोडेटा दे दो। अरे कैसे, क्या दे दूं? अभी तक सेटल ही कहाँ हुआ है तो ढंग से। इतनी प्लानिंग करके तुझे बाहर भेजा था कि इस उम्र तक तेरी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी,
फिर तेरी शादी कर देंगे। पर यहाँ तो तू मारा मारा फिर रहा है। कोशिश तो कर रहा हूँ ना मम्मी मैं। कैसी कोशिश कर रहा है तू? मुझे अच्छी तरह से पता है, रात पर जिस लड़की से बात करता है उसी के कारण हुआ है ना ये सब। अरे ध्यान अगर लड़कियों में रहेगा तो कहाँ से लगेगी नौकरी। आप लोग क्यों समझते नहीं मेरी बात? पता नहीं क्या गलती की है मैंने। अजीब सा लगता है ना? जरा सोचो, ये कुछ 1-2 मिनट के इतने ताने सुनने भर से आप लोगों को करण के लिए बुरा लग रहा है, तो बेचारे करण पर क्या बीतती होगी। सुबह से शाम तक करण के अपने माँ बाप उसे इस तरह ताने देते थे। करण की लाइफ में बस यही रह गया था कि कभी उसकी माँ अपनी सहेलियों के बेटों की तारीफ सुनकर उससे ताने देती थी, तो कभी उसके पापा। उसकी लाइफ में कोई था ही नहीं जो उसकी भावनाओं को समझे, सिवाय निराली के। निराली उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी जो उसे समझती थी। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और एक दिन निराली के पापा करण के घर उसका रिश्ता लेकर आते हैं और शादी पक्की हो जाती है। करण को लगता है कि निराली के साथ शादी होने के बाद उसके मम्मी पापा बदल जाएंगे और चीजें सुधर जाएगी। पर बेचारा करण कहाँ जानता था कि असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि चक्की का तो काम ही होता है चलना, बस पीसने वाला बदल जाता है। और उस चक्की में अब पीसने वाली थी निराली। निराली नई नई शादी होकर अपने ससुराल आई थी और कुछ इस तरह उसके ससुराल में उसका स्वागत होता है। मम्मी जी चाय। तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या? जिस घर को छोड़कर ससुराल आते हैं उसी घर का पहनावा भी वहीं छोड़कर आना होता है। अब इस घर की बहू है तू, ये कैसी जली भूल सी हुई साड़ी पहन रखी है तूने? ना 2 रुपए शादी में लगाया, ना कोई और खर्च किया, उसके बाद भी ऐसी साड़ी देकर भेज दी अपनी बेटी को। 100 रिश्ते लाइन में लगे पड़े थे करण के लिए, वो तो करण को तू पसंद आ गई तो हमने हाँ कर दी। अरे कम से कम अब तो हमारे घर की इज्जत रख। इतनी सी बात पर आप अपना मूड मत खराब कीजिए मम्मी जी, मैं अभी जाकर साड़ी बदल लेती हूँ। निराली फौरन कमरे में जाकर साड़ी बदलने लगती है। बाहर मम्मी तुमसे क्या कह रही थी, कोई बात हुई क्या? कुछ भी नहीं, वो सास बहू के बीच का मैटर है, घर के अंदर के मसले मैं देख लूंगी, आप अपना ऑफिस देखिए। बेचारी निराली खुशी खुशी साड़ी बदलकर फिर से बाहर घर के कामों में लग जाती है। इससे अच्छा तो आप हमें बाहर ही खाने को कह देती स्थाई जी, ये कोई रोटी है क्या भला? कुछ गलती हो गई क्या पापा जी? मैंने तो बिल्कुल नरम रोटियां बनाई थी, लेकिन आपको हाथ मुंह धो के आने में देरी हो गई ना, इसलिए रोटियां कड़ी हो गई। बाप रे बाप, ये आजकल की पीढ़ी है। अब तुम्हारे ससुर जी हाथ मुंह धो रहे थे तो रुक जाती तुम? इतनी हड़बड़ी क्या थी रोटी बनाकर रखने की? जब वो टेबल पर बैठते तब गर्मा गर्म फुलके सेक देती। अरे कितना ही वक्त लगता है 4 फुलके सेकने में। मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। इसे छोड़िए, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। निराली के किए हुए हर काम में कभी स्थाई तो कभी विनोद कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही दिया करते थे, पर निराली ने सोच लिया था कि उसे अपने घर को बिखरने नहीं देना है, इसलिए वो इस बारे में करण को कुछ भी नहीं बताती थी। एक शाम जब निराली की फ्रेंड प्रेरणा उसके घर आती है, स्थाई जोर जोर से कहने लगती है, लोगों का अपना घर नहीं है जो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। कभी चाय चाहिए, कभी बिस्किट, कहने को तो बड़े घर वाले हैं, पर हमारे घर के ही चक्कर लगाते हैं ये। यार निराली, मैं चलती हूँ, कभी मिलना होगा तो तू ही मेरे घर आ जाना। प्रेरणा के जाते ही निराली अपनी सास से कहती है, ऐसा आपने क्यों किया मम्मी जी? मेरी एक ही तो फ्रेंड है प्रेरणा, शादी के 1.5 साल बाद तो हमारी मुलाकात हुई है, वो 2-3 दिन मेरे घर आ ही जाती तो क्या हो जाता। क्या जरूरत है लोगों को रोज रोज घर बुलाने की है? अपना घर नहीं है क्या उसका? तू कुछ नहीं समझती बहू, इससे तेरा घर, तेरी ही गृहस्थी खराब होगी। अब वो जाकर तुझे बताएगी कि वो कहाँ घूमने गई थी, फिर तेरा भी मन करेगा, फिर तू करण को घूमने को कहेगी। और हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता, तो क्यों शुरू करना उस चीज को जो आगे जाकर हमारा चैन सुखी छीन ले। वैसे भी ब्याहता स्त्री की सहेली रसोई होती है, रसोई। निराली को ना दोस्तों से मिलने दिया जाता था ना उसके घर वालों से। उसका दिन घर के काम करने से शुरू होता था और घर के काम करते खत्म। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और निराली माँ बन जाती है। कुछ दिनों बाद एक बच्चा पैदा करके खुद को महान समझ रही है क्या? बस बच्चा पैदा करने से नहीं होता, बच्चों को पालना पड़ता है, संस्कार देने पड़ते हैं। वैसे भी मेरे पोते को तो संस्कार मैं ही दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी माँ के जैसा बन जाए। अरे बाहर से आई हुई औरत
कहाँ दे पाएगी संस्कार हमारे वंश को? मम्मी जी, सुबह से बिट्टू आपके पास ही है। मेरे पास तो 2 मिनट भी नहीं आता। कुछ देर मेरे पास आता तो मैं पाल लेती इसे। तू पाल लेगी इसे? हैं? शुरू के दिनों में तेरे पास देकर देखा था मैंने, कैसा ख्याल रखती है तू इसका। मैं तेरे जैसी नई नवेली माँ नहीं बनी हूँ। एक बच्चा पाल पोस कर उसका ब्याह भी कर दिया है मैंने। मुझे तो मत ही सिखा। मेरा पोता अपनी दादी के पास ही रहेगा। निराली को अपने खुद के बच्चे को खिलाने तक का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि स्थाई उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और वजह अपने पोते के लिए उसका प्रेम नहीं, कुछ और ही था। एक दिन स्थाई अपने पोते को बोतल से दूध पिला रही थी। बहू नहीं है क्या जो तुम बिट्टू को बोतल का दूध पिला रही हो? जितना अपनी माँ का दूध पिएगा उतना अपनी माँ से चिपका हुआ रहेगा, फिर भूल जाएगा अपनी दादी को। मैं ये नहीं होने दे सकती। स्थाई और विनोद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और धीरे धीरे बिट्टू 8 साल का हो जाता है। निराली को लगता था कि उसके अच्छे शब्दों से और अच्छे व्यवहार से उसकी सास का मन पिघल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अब स्थाई बिट्टू को ही उसकी माँ के लिए भड़काना शुरू कर देती है। दादी आपने खाना खाया? अरे क्या बताऊं बेटा, कहाँ देती है तेरी मम्मी मुझे खाना। सब दिखावे का है बेटा। वो तो इस घर में तेरे दादाजी पैसा देते हैं तो हमें खाना मिलता है, वरना वो भी ना मिले। तेरी माँ ने बहुत ताने दिए हैं मुझे। बड़ी मुश्किलों से दिन निकले मेरे इस घर में। तू जब बड़ा होकर कमाने लगेगा ना, तो अपनी दादी को अपने साथ ले जाना बेटा। दादा दादी तो अपने हैं, पापा भी अपने हैं, पर आई तो मम्मी है, वो दूसरे घर से आई है ना बेटा। और जब स्थाई बिट्टू को ये सब समझा रही थी, दरवाजे के बाहर खड़ा करण ये सब सुन लेता है। ये क्या संस्कार दे रही है मम्मी बिट्टू को? ऐसे तो वो अपनी माँ से नफरत करेगा। करण अपनी माँ से इस बारे में बात भी करता है, पर स्थाई अपनी हरकतों को बदलती नहीं। वो बिट्टू में उसकी माँ के खिलाफ बातें भरती ही रहती है। हर वक्त निराली को कोसना, उसके हर काम में कमियां निकालना। एक दिन जब करण की पूरी फैमिली एक पार्टी में जाती है। बताओ बेटा, आपका सबसे फेवरेट मेंबर कौन है? दादा दादी और डैडी। तुमने तो सभी के नेम लिए, सो स्मार्ट। बट मम्मा? वो अपने थोड़ी ना है, वो तो पराई है। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। बिट्टू के मुंह से ऐसा सुनकर निराली घबरा जाती है। वो जैसे ही बिट्टू के पास जाती है, वो अपनी माँ को झटकता हुआ अपनी दादी के पास चला जाता है। खाने की 2 थालियां परोसकर निराली अपने सास ससुर के सामने रखती है। ये क्या खाना है? बिना नमक की सब्जी कौन खाता है? और ये कहते हुए विनोद एक हाथ मारकर उस थाली को फेंक देता है, और ये देखते ही करण के सब्र का बांध टूट जाता है। बस करो, और कितना अत्याचार करोगी? कोई कितना सहे? निराली आप लोगों के लिए खाना बना कर लाती है और पापा भरी हुई थाली उठाकर फेंक देते हैं। ये सब क्या गंद मचा कर रखी है आप लोगों ने? ये संस्कार दे रहे हैं आप बिट्टू को? मुझे नहीं रहना ऐसे परिवार में मम्मी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर करण एक दिन अपना सामान, अपनी बीवी और बच्चे के साथ घर से बाहर निकल जाता है। करण ऐसे अपने परिवार को छोड़ता है कि फिर पूरे साल में बस होली और दिवाली भर ही अपने घर लौटता था। उसमें भी जब भी मौका मिले विनोद और स्थाई कोई ना कोई बात ऐसी कर देते थे जिससे करण का मन टूट जाता था। लोग पूछते हैं क्यों नहीं आता अब करण। ऐसा भी क्या काम अब बताऊं उन्हें मैं कि बहू ले गई और छोड़ गई हमें अकेला इस बुढ़ापे में। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया? पहले आप लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे। निराली के आते ही वो कांटा उस पर शिफ्ट हो गया। गलती तुम्हारी यही है निराली कि तुम सहती रही। तुम्हें लगा ये लोग समझ जाएंगे। ये कभी समझने वाले नहीं है, कभी नहीं। पता नहीं मैं क्यों आ जाता हूँ यहाँ, मेरी ही गलती है। मैंने सोचा था साल में 2-4 दिन आएंगे तो कम से कम रिश्ता बरकरार रहेगा, पर शायद मम्मी तुम्हें ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। चलता हूँ मैं यहाँ से, चलो निराली। तेरा भी बेटा तुझसे दूर हो जाएगा, जैसे तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है ना। कभी सुखी नहीं रहेगी निराली, कभी नहीं। अब धीरे धीरे करण और निराली 2 सालों में कभी एक आध बार अपने घर आते या वो भी नहीं, और फिर उनका आना जाना बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अब आता है एक मैसेज, 30,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। कैसी बहू आई हमारे घर जो हमारे बेटे को हमसे अलग करके कभी सुखी नहीं रहेगी। कहते हैं ना, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। स्थाई और विनोद की हरकतों के कारण वो दोनों अकेले रह गए थे।
पर आज भी स्थाई इस बात के लिए अपनी बहू को ही कोसती रहती थी। तो ये थी मेरी दास्तान बेटा। तो वापस घर आया तो अफसोस जता रहा है, पर मेरा बेटा तो शायद अफसोस भी ना जताए। क्या अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता अंकल? कुछ घाव कभी नहीं भर पाते बेटा। शायद कुछ ऐसे ही घाव मैंने अपनी बहू और बेटे को दे दिए और आरोप लगा दिया अपनी बहू पर कि वो छोड़ गई हमें। न जाने ऐसे और कितने घर टूटे जहाँ कारण बच्चे नहीं माँ बाप बने। रिश्ते को बरकरार रखने के लिए दोनों पक्ष को बराबर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ एक ही पक्ष झुकता रहे तो वो रिश्ता अक्सर टूट जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ निराली और स्थाई के बीच। निराली पूरी तरह से कोशिश करती रही एक अच्छी बहू बनने की, पर स्थाई वो तो अपने घमंड में ही तनी रही। ना ही विनोद ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। उन दोनों ने पहले तो अपने बेटे को एक रॉबोट की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अपने सपने पूरे करने के लिए, लोगों के सामने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि करण तुम क्या चाहते हो। और करण की शादी के बाद अपने जीवन के सारे दुखों का कारण अपनी बहू को मानकर उसके जीवन में दुख का कारण बन गए। और फिर उन्हें मिला बिट्टू, जिसे वो अपना नया सहारा बनाना चाहते थे। पर अंत में क्या हुआ? न बेटा बच्चा, न बहू और ना ही पोता। काश स्थाई और विनोद अपनी गलती को कुछ समय पहले समझ जाते तो शायद एक हंसता खेलता परिवार यूं ना टूटता। शर्म करो ससुराल वालों। कभी देखा है आपने एक ऐसी शेफ जो वेटर की भी फैसिलिटी दे, वो भी फ्री में? नहीं देखा ना, देखोगी भी कहाँ से। पर मैं आपको मिलवा सकती हूँ एक ऐसी लड़की से जो पिछले 2 सालों से ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो आपको लिए चलती हूँ नोएडा सेक्टर 255 के फ्लैट नंबर 208 में, जहाँ रोबोट की तरह काम करने वाले शेफ प्लस वेटर निकिता रहती है। निकिता, नाश्ता लगा। लाई मम्मी जी। भाभी मेरी सूट का पिन लगा दो ना प्लीज। आई दीदी। मेरा टिफिन पैक किया क्या? अरे वही किचन में ही है, पैक किया है। पापा जी को दवाई देकर आती हूँ। अरे जल्दी आओ यार, प्लेट में एक रोटी डालकर चली गई तुम। नाश्ता तो पूरा कर लो, मैं तब जाऊंगा ना ऑफिस। ओम जय जगदीश हरे हर हर शंभो। माला फेरना भी हो गया। और कितना जाप कर लूं, पिछले 10 मिनट से बैठी हुई हूँ। ये नहीं कि कमरे में आकर थाली पकड़वा दे। ना पूजा पाठ करती है ना कुछ। 2 रोटी बनाने में न जाने इतना वक्त कैसे लग जाता है इसे। यूं तो निकिता के 2 ही हाथ थे, पर सवेरे सवेरे 10 हाथ दिखाई देते थे। और पैर में तो मानो उसके चक्के फिट हो जाते थे। किचन से अपनी सास के पास, वहां से अपने ससुर के पास, ससुर से ननद के पास, ननद से पति के पास और पति से फिर किचन में। इसी तरह 20-30 चक्कर लगाने के बाद सुबह का नाश्ता पूरा होता था। इसके बाद भी निकिता का पूरा ससुराल उससे अनसेटिस्फाइड रहता था। नाश्ते का काम कर थक हार के निकिता सोफे पर बैठी है। हाश, हो गया नाश्ते का काम पूरा। कौन कहता है गृहस्थी में काम नहीं होता? वर्किंग वुमन का अच्छा है, बाहर काम करके आओ और घर पर एक कुक रख लो, वरना ये चौका चूल्हा संभालना पड़ गया तो ना इज्जत ना आराम। 24 घंटे काम करो, संडे को भी चैन नहीं मिलता। एक दिन कोई पूछने नहीं आता तबीयत कैसी है, आज आराम कर लो। बुखार में भी गोलियां खा खा कर काम करो, उसमें भी किसी को शांति नहीं है। अरे खुद में क्या बड़बड़ा रही है बहू? इतना भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा तुझ पर। हमारे जमाने में तो ये मिक्सचर, पंखा, गैस कुछ भी नहीं था। मैं तो जब शादी होकर आई थी तो आम की लकड़ी पर खाना बनाती थी। तेरे तो छाती झोलने अभी आगे खेलने कोई आवलिया बावलिया भी नहीं है, सिर्फ एक रसोई का काम बस। मैं तो एक हाथ से तेरी ननद को पकड़ी थी और एक से प्रेम को, और उससे मैं खाना बनाती थी। 40 लोगों का परिवार था हमारा। तेरी तरह ये रोना रोती तो चल जाता संसार मेरा। काम न करने वाले को 100 बहाने हैं बहू। ये सब छोड़ और कपड़े धोने में डाल दे, बहुत काम बाकी है अभी, तब तक राहुल भी उठ जाएगा। निकिता कपड़े धो रही होती है तभी उसकी सास वहां आती है। यह सब बाद में करना, राहुल जा रहा है, उससे लेट हो रहा है, जा उसका नाश्ता उसके कमरे में पहुंचा दे। मम्मी जी मेरे हाथ में सर्फ लगा हुआ है, 2-4 कपड़े बाकी है, ये कर लेती हूँ उसके बाद। अरे इतनी भी कमेरी नहीं है तू, 2 मिनट में हाथ धोकर रसोई में आ जा। और हाँ, उसके लिए पोहा ही बनाना, कड़ी पत्ता डालकर। उसे पोहा खाने का मन है, और भूल कर भी पोहे में हल्दी मत डाल देना वरना चिढ़ जाएगा वो। जी मम्मी जी। बेचारी निकिता कपड़े धोते धोते उठती है।
जीवन ही नर्क कर दिया है सबने मिलकर। रसोई में जाकर निकिता राहुल को पसंद है बिल्कुल वैसा ही पोहा बनाकर रख कर वापस कपड़े धोने चली जाती है। तभी राहुल कमरे से अपनी भाभी को आवाज लगाता है, भाभी पोहे नहीं बनेगी अब तक। अरे बहू से पकड़ा तो दे थाली, बेचारा कमरे से उठकर आएगा क्या? बना कर रख दिया है पर ली भी नहीं सकता, फिर से हाथ धोकर मुझे किचन में जाना पड़ेगा। जैसे ही अपने देवर को खाने की थाली पकड़ाकर निकिता बाथरूम की तरफ बढ़ती है, उसकी ससुर जी की आवाज सुनाई पड़ती है, बहू एक गिलास पानी पकड़ाना तो। जी पापा जी, बस 1 मिनट, अभी तक कपड़े नहीं धुले और दोपहर के खाने का वक्त भी होने चला। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है। चाय नाश्ते का क्या इंतजाम है बहू? 5 बजने वाले हैं, तेरे पापा जी उठते ही होंगे। एक काम कर, पकोड़े तल ले और साथ में चाय बना ले। मेरी ना बिना चीनी की ही चाय बनाना याद से। खाने के बाद वाला शुगर थोड़ा सा बढ़ गया है मेरा। तब तक मैं छत पर वॉक कर लेती हूँ, तू छत पर ही मेरा नाश्ता ले आना। तभी कमरे से प्रमोद की आवाज आती है, 5 बज गए क्या? नहीं जी, 10 मिनट बाकी है, अभी आप 10 मिनट और सो लीजिए। और सुन बहू, 10 मिनट के बाद तेरे पापा जी को याद से जगाकर उन्हें कमरे में नाश्ता पकड़ा देना, ठीक है? मैं पकोड़े नहीं खाऊंगी भाभी, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर मुझे कमरे में पहुंचा देना। ओके बाय। निकिता का काम सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं था। खाना बनाने के बाद उसे सबके कमरे में पहुंचाने तक का काम भी निकिता का ही था। शाम को सभी को नाश्ता देने के बाद निकिता जब खुद नाश्ता करने बैठती है कि पूर्वी वहां आती है। देखने में तो टेस्टी लग रहे हैं आलू के पकोड़े, मुझे ट्राई कर लेना चाहिए, है ना भाभी? पूर्वी अपनी भाभी की प्लेट से एक आलू का पकौड़ा उठाती है जो उसे बड़ा पसंद आता है और एक एक कर अपनी भाभी की प्लेट के सारे पकौड़े खा जाती है। एक एक करके मैं तो सारे पकोड़े खा गई भाभी। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा क्या? वैसे इसमें ना आप ही की गलती है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप इतने अच्छे पकोड़े बनाती हैं। बेकार में मैंने फ्रेंच फ्राइज खाया। अरे बेटा, इससे क्या प्रॉब्लम होगी? ये किचन से और पकोड़े ले आएगी। वो तो नहीं हो पाएगा मम्मी जी, मैंने इतने ही पकोड़े तले थे। पर कोई बात नहीं दीदी, आपने खा लिया तो इट्स ओके। कैसे इट्स ओके? अपने पति के लिए भी कभी कुछ करने की सोच लिया कर बहू। तू उसी के पीछे आई है इस घर में। रात को जब वो आएगा और उसे पता चलेगा कि घर में उसके पीछे से पकोड़े बने थे जो कि उसके फेवरेट है और उसे ही खाने को नहीं मिले, तो बेकार में नाराज नहीं हो जाएगा? जा भी जाकर पकोड़े तल कर रख दे उसके लिए और उसके आते ही उसके हाथ में पकड़ा देना। ऐसे ही सुबह तेरे कारण बेचारे का मूड खराब हो गया था। जी मम्मी जी। इतनी मेहनत से पकोड़े बनाने के बाद भी निकिता को खुद के बनाए पकोड़े भी नसीब नहीं होते। बेचारी निकिता किसी को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। रात को प्रेम ऑफिस से आता है। प्रेम दरवाजे से घुसते ही हाथ में पानी का ग्लास एक्सपेक्ट करता था, जिस कारण उसके आने के 5 मिनट पहले से बेचारी निकिता दरवाजे पर पानी का ग्लास लेकर खड़ी रहती थी। शोभा ने अपने बेटे की हरकतों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उसी आदतों को पूरा कर रही थी निकिता, जिस पर किसी को जरा भी दया नहीं आ रही थी। रात को सारा काम निपटा कर निकिता अपनी फ्रेंड सुषमा को कॉल लगाती है और उससे सारी बात बताती है। मेरे भी घर में ना इसी चीज़ की प्रॉब्लम थी। ना सास हाथ हिलाना चाहे ना ससुर, ना ही देवर के लिए लड़की मिल रही थी कि काम भी बढ़ जाए। इसलिए मैंने सीधा सीधा एक डाइनिंग टेबल खरीद लिया और ये नियम बना दिया कि जिसे भी खाना खाना हो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ही खाना खाएगा। कम से कम ये सबके कमरे में खाना पहुंचाने का लफड़ा तो खत्म। और बस भगवान की कृपा से सबने इस चीज़ को समझा और मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। अरे वाह, डाइनिंग टेबल, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था सुषमा। अच्छा हुआ मैंने तुझे कॉल कर दिया। जब भी मैं तुझे कॉल करती हूँ ना, तू मेरी प्रॉब्लम का हल ज़रूर निकाल देती है। पर क्या निकिता की प्रॉब्लम का सोल्यूशन सच में निकल गया था? मुझे तो नहीं लगता। अगली सुबह निकिता सभी के सामने डाइनिंग टेबल लाने का प्रस्ताव रखती है, जिसे सुनते ही सभी उस पर भड़क पड़ते हैं। सुबह सुबह लगता है तुमने भांग खा ली है। डाइनिंग टेबल के दाम का अंदाजा भी है तुम्हें निकिता? कितना महंगा आता है डाइनिंग टेबल? और ये फिजूल की बातें तुम्हें सिखा कौन रहा है? ओ, तुम्हारी फ्रेंड सुषमा, जिससे खुद का संसार नहीं संभल रहा। बात तो ठीक ही कह रहा है प्रेम बहू। अच्छी पत्नी तो वो होती है जो पति के पैसों को बचाकर आगे के भविष्य के लिए पूंजी खड़ी करे, ना कि ये जो छोटी मोटी चीज़ों में उसके पैसे उड़ाए। जब बिना डाइनिंग टेबल के काम चल ही रहा है तो क्या ज़रूरत है डाइनिंग टेबल लाने की?
ऐसे ही जिद अगर तेरी सास मुझसे करती तो कहाँ से बना पाता मैं ये मकान। और फिर से निकिता के ससुराल वाले उसके माइंड वॉश में लग जाते हैं। पर इस बार निकिता ने ठान ली थी कि वो अब और नहीं सहेगी और वो सीधा सभी से कह देती है, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को डाइनिंग टेबल महंगा लग रहा है तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जब तक डाइनिंग टेबल नहीं आएगा मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी, मैं मायके जा रही हूँ। और सभी के सामने निकिता अपने कमरे में जाकर अपना बैग उठाकर सीधा अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। अरे निकिता रुको तो। अरे रहने दे बेटा, इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रात भर की गर्मी है, शांत हो जाएगी, फिर कल सुबह मुंह उठाकर वापस आ जाएगी। सभी को ये सब निकिता का 2 मिनट का गुस्सा लग रहा था। बेफिक्र होकर सब आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह हड़बड़ाकर प्रेम उठता है। 8 बज गए, किसी ने मुझे उठाया नहीं। अरे यार बॉस मेरे आधे दिन की पगार काट लेगा। तुमने मुझे वक्त पर उठाया भी नहीं निकिता, एक काम नहीं होता। पर प्रेम की बात का कोई जवाब नहीं आता। आता भी कैसे, निकिता तो लौट कर आई ही नहीं। प्रेम कमरे से बाहर निकलता है और अपनी माँ को सोफे पर बैठा हुआ दिखता है। उठ गया तो बेटा, जरा एक कप चाय तो पिला दे। तेरी बीवी तो मायके ही जाकर बस गई। अरे उसे गर्मी है तो हम भी उसके मोहताज नहीं है, खुद कर लेंगे काम। हाँ एक बार बात तो करनी चाहिए मम्मी, वरना सारा काम हम पर आ जाएगा। और वैसे भी मैं ऑफिस में लेट हो चुका हूँ और ये खाना वाना, मैं कैसे काम में फंस गया। अरे देरी हो जाएगी मुझे। इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? इतनी आवाज के कारण मेरी भी आँख खुल गई। अगर तुम किचन में चाय बनाने जा रहे हो भैया तो मेरे लिए भी कॉफी बना देना। कहाँ चली गई भाभी? मेरा सूट कौन बनाएगा? अरे मम्मी ये सेफ्टी पिन लगा दो ना। अब ऐसी हालत में तू हमें छोड़कर जा रहा है ऑफिस, आज एक दिन छुट्टी ही ले ले बेटा। घर के हालात देखकर तो वही लग रहा है मम्मी, जाता हूँ किचन में। और पूर्वी तुझे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी फेल होती है तू। चल मेरे साथ किचन में आ जा। और राहुल तू दोबारा सोने मत जाना, कपड़े धोने की ड्यूटी आज तेरी है। प्रेम और उर्वी किचन में तो चले जाते हैं पर किसी को पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। दूध, चाय पत्ती, चीनी, बस इतने से ही बन जाती है चाय। और इतने से काम के लिए निकिता हम सब पर हुकूमत जमाती थी। आज मैं ही बनाकर दिखा देता हूँ चाय, उसे भी तो पता चले कि उसका पति क्या चीज़ है। पर ये चाय की पत्ती है कहाँ? पूर्वी जरा इधर उधर देख तो, और चीनी का डिब्बा भी पकड़वाना। पूर्वी पूरा किचन छान मार लेती है पर उसे कहीं चीनी नहीं मिलती। और चाय पत्ती का तो क्या कहें, कैसे मिलती? जो कभी किचन में आया ही नहीं उसे पता कैसे होगा कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। पूर्वी चाय पत्ती को फ्रिज में ढूंढती रहती है, उसे वहाँ भी नहीं मिलती। फिर वो नमक के डब्बे को चीनी का डिब्बा समझकर प्रेम को पकड़वा देती है। छोड़ो, आज तो लगता है चाय पत्ती बनने का योग ही नहीं है। वैसे भी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, हम सब दूध ही पी लेते हैं। और इसी दूध में कॉफी डालकर राहुल को पकड़ा देंगे। और नमक को चीनी समझकर प्रेम दूध में डालकर तैयार कर लेता है। मैं तो अपना ग्लास बाहर लेकर जा रही हूँ भैया, मैं थक गई। मैं भी थक गया, जिसे लेना है खुद अपना दूध जाकर किचन से ले ले। अरे एक दूध का ग्लास तक तुम लोगों से पकड़वाया नहीं जा रहा, एक नंबर के काम चोरो दोनों। जैसे ही शोभा दूध का पहला घूंट लेती है वो थूक देती है। थू ये क्या है? छी छी छी, पूरे मुंह का स्वाद किरकिरा कर दिया। लगता है चाय मांग कर ही गलती कर दी मैंने। चाय तो मिली नहीं, उल्टा दूध में नमक डाल कर रख दिया। ओह शिट, शायद वो सिंधा नमक था भैया। लाओ इधर ग्लास दो, मैं भी ठीक करके लाती हूँ। इसमें ना जरा सी चीनी मिला दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे रहने दे, चाय का तो वक्त ही निकल गया। अब नाश्ते की तैयारी कर जाकर। कोई नाश्ता देगा कि नहीं मुझे? चाय तो नहीं मिली, नाश्ता भी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ आज नाश्ता बाहर से करवा ली क्या भैया? और ये भी ठीक है, जाकर नथुराम की कचौड़ियाँ ले आ। और कचौड़ियाँ ला ही रहा है तो चाय भी लेते आना, बिना चाय के ताजगी महसूस नहीं होती। कचौरी वचौरी मैं नहीं खाऊंगी, इडली ले आना राहुल। राहुल सभी के लिए कचौड़ियाँ और पूर्वी के लिए इडली लेकर आता है। हमेशा की तरह अपनी प्लेट का खाने के बाद पूर्वी दूसरों की प्लेट में झांकने के लिए उठती है। निकिता तो उसे कभी कुछ नहीं कहती थी, पर वो जैसे ही प्रेम के प्लेट में हाथ लगाती है प्रेम उसके हाथ पर मार देता है। गजब की भूखमरी है तू। जब राहुल ने पूछा कि तेरे लिए क्या लाना है तब तो तूने मना कर दिया। अब मेरी कचौरी से मत खा, एक्स्ट्रा कचौड़ियाँ नहीं है हमारे पास। भूखा रहूंगा क्या मैं?
भाभी ने तो कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं किया था भैया। तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले, इसलिए सुबह मुझे कॉलेज जाने से मना कर रहे थे ना। क्या मम्मी, देखो तो, अपने बेटे को बोलो ना। अरे तो मैं कौन सा यहाँ आराम कर रहा हूँ, मैंने भी तो अपनी ऑफिस छोड़ी है तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए। उसमें भी कचौरियाँ मुझे परोसनी पड़ रही है, ये नहीं कि उठकर जाकर किचन से खुद कचौड़ियाँ ले लो। सब लोग लूले लंगड़े हो ना यहाँ। एक दिन निकिता क्या चली गई, तुम लोग इन हरकतों पर उतर आए। और राहुल तू जाकर वॉशिंग मशीन का वाटर फ्लो ऑफ कर, क्या कब से पानी बह जा रहा है, ऐसे तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। सुबह, शाम और रात, एक दिन निकिता क्या चली गई, प्रेम को तीनों टाइम का खाना बाहर से मंगवाना पड़ा। सुबह से अभी तक में ही 6,000 लग चुके हैं। अब फिर से एक और बिल। कितने का आया राहुल? यही बस 4,000 का भैया। क्या 4,000 बस नहीं होते, 4,000 होते हैं बस। डिनर के 4,000? क्या सोना ले आए हो क्या तुम? रेस्टोरेंट गए थे कि जौहरी की दुकान? अरे भैया, मम्मी को मसालेदार सब्जी पसंद है, पापा को सादा, पूर्वी ऑयली खाना नहीं खाती, तुम राइस खाते हो, मैं रोटी। इतने सारे डिशेस का तो मुझे लग रहा था कि 5-6 हज़ार लग जाएंगे। न जाने भाभी अकेले सब कैसे मैनेज करती थी ना। वही तो। अच्छा तू जा, सबको खाना परोस दे। मम्मी, सबको खाना डाल दो ना, मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ। बाप रे, कैसी औलादें हैं मेरी। और ये महारानी पूर्वी कमरे में पड़ी है, कह दे उसे कि खुद आकर अपनी प्लेट लेकर जाए, कोई नौकर नहीं है उसका। यह बहू ने ही सबकी आदतें बिगाड़ रखी है, हाथ में थाली पकड़वा के। अरे जिसे जो लेना है खुद किचन में आकर ले ले, कोई नौकर नहीं है जो चल चल कर हाथ में ग्लास पकड़वाता रहेगा। बना बनाया खाना रेस्टोरेंट से आने के बाद भी प्रेम के घर में ऐसे महायुद्ध हो रहा था मानो पेड़ लगाकर उसकी लकड़ी काटकर सब खाना बनाकर खाने बैठे हो। ये सब कुछ प्रेम देख रहा था और बस एक ही दिन में सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और अगली सुबह मार्केट की दुकानें खुलते ही पहली चीज़ प्रेम डाइनिंग टेबल खरीदता है और अपने ससुराल जाकर निकिता को अपने साथ ले आता है। और एक ही साथ प्रेम के घर आते हैं डाइनिंग टेबल और साथ में निकिता। निकिता को देखते ही सभी खुशी से झूम उठते हैं। कहाँ चली गई थी तू बहू, अब कोई मेरी बहू को परेशान नहीं करेगा। एक बार निकिता के अपने मायके जाते ही सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और उस दिन के बाद से कभी भी कोई अपने कमरे में आराम से बैठकर निकिता से खाने की थाली नहीं मंगवाता। सभी एक साथ खाने की टेबल पर बैठकर खाने की आदत डाल लेते हैं। बच्ची की महाभारत। नैना एक पढ़ी लिखी और सुलझे हुए विचारों वाली लड़की थी। उसकी शादी विशाल से हुई थी। ससुराल में उसके पति विशाल के अलावा उसकी सास ससुर भी उनके साथ ही रहा करते थे। नेहा की सोच जितनी सुलझी हुई और आज़ाद थी, उसकी सास रंजना उतनी ही पुराने ख्यालों और पिछड़ी सोच वाली महिला थी। ज़माना चाहे जितना भी आगे बढ़ गया हो, वो आज भी पुराने तौर तरीकों को ही सही मानती थी। दोनों सास बहू की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर होने के कारण उन दोनों की कभी भी पटती नहीं और दोनों एक दूसरे से कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। शादी को कुछ दिन बीते तो नैना की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। जल्दी नैना ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। देख बहू, वैसे तो मैं जानती हूँ कि तू बहुत हाई फाई पढ़ाई करके आई है और खुद को बहुत होशियार समझती है, लेकिन फिर भी मैं सास हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे सही गलत बताऊं। और आने वाला बच्चा सिर्फ तेरा तो होगा नहीं, हमारे खानदान का अंश होगा वो। इसलिए मैं तुझे कुछ बातें बता रही हूँ, अब से तुझे उन बातों का ख्याल रखना है। कौन सी बात है मम्मी जी? पहली बात तो यह है कि तुझे अब सुबह उठकर रोज की तरह चाय नहीं पीनी। सुबह उठकर सबसे पहले कोई सफेद चीज खानी है। ये क्या बात हुई मम्मी जी, और उससे क्या होगा? कर देना वही अनाड़ियों वाली बात। तेरे जैसी शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां ना पढ़ाई का बहुत घमंड दिखाती है, लेकिन दुनियादारी की समझ जीरो होती है तुम लोगों में। अरे इतना भी नहीं समझती। अगर तू सुबह उठकर चाय पिएगी तो होने वाले बच्चे पर इसका गलत असर होगा और वो भी काला ही पैदा होगा। हैं? कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं आप? सफेद चीजें खाने से बच्चा सफेद हो जाएगा और काली खाने से काला? ये कौन सा विज्ञान है भाई? एक बार को मैं ये बात मान भी सकती हूँ कि चाय में कैफीन होती है जो कि बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए हमें प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन चाय पीने से बच्चा काला हो जाएगा, ये लॉजिक तो बहुत ही बेतुका है मम्मी जी। नैना की बात सुनकर उसकी सास मुंह टेढ़ा कर लेती है। तू ना ज्यादा होशियारी मत दिखा।
अपनी ये डिग्रियों की नॉलेज ना अपने ऑफिस में जाकर दिखाया कर। बड़े बूढ़ों की बातें कभी भी गलत नहीं होती। हमने दुनिया देखी है, आई बड़ी हमें सिखाने वाली। और हाँ, एक बात और, अब ये मुंह फाड़ फाड़ कर खाना खाना छोड़ दे। प्रेग्नेंट औरतें ऐसे मुंह फाड़ कर खाना नहीं खाती, वरना होने वाले बच्चे का मुंह बहुत बड़ा और बेढंगा हो जाता है। इसलिए अब से तुझे छोटे छोटे निवाले खाने हैं, मुंह भी थोड़ा छोटा खोला कर। अरे मम्मी जी, हद हो गई अंधविश्वास की। मेरा मुंह खोल के खाना खाने से बच्चे का मुंह बड़ा हो जाएगा। आपके हिसाब से सोचा जाए ना तो बच्चे के सारे फीचर्स हम यहीं बैठे बैठे डिजाइन कर सकते हैं। बच्चे का रंग, बच्चे का मुंह, आपके पास तो सारी चीजें सेट करने के लिए टिप्स हैं। और बाकी फीचर्स के लिए भी तो टिप्स होंगे ना, जैसे बालों का रंग, सर की शेप वगैरह वगैरह। अरे ऐसे ही औरतें माँ नहीं बन जाती, तभी तो कहते हैं सुंदर और स्वस्थ बच्चा पैदा हो, इस बात की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है। और बच्चा सुंदर होगा या नहीं ये भी माँ के हाथ में ही होता है। अगर तू पूरे 9 महीने में खूब हरी सब्जियां और साग खाएगी ना तो बच्चे के बाल एकदम काले और घने होंगे। आजमाई हुई बात है मेरी। और प्रेगनेंसी में ज्यादा नारियल नहीं खाना चाहिए। आजकल के डॉक्टर तो ऐसे ही पागल बनाते हैं। आजकल के डॉक्टर सब औरतों को नारियल खाने की सलाह देते हैं, जिसको देखो वही नारियल पानी पी रहा है। लेकिन वास्तव में उसे खाने की वजह से बच्चे का सर कड़ा हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी कठिन हो जाती है। और उसी की वजह से आजकल सब बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि प्रेग्नेंट औरतें नारियल खा रही है, उसी की वजह से आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं। बाकी सारी मेडिकल कंडीशंस जाए भाड़ में। मतलब आपने तो सारी की सारी मेडिकल साइंस 2 लाइन में सिंप्लीफाई करके रख दी। आपको तो किसी रिसर्च सेंटर में होना चाहिए था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती टिप्स मुझे दी। मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। धीरे धीरे नैना की प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन नैना पढ़ी लिखी और जागरूक लड़की होने के कारण पुराने समय से चली आ रही बातों में यकीन ना करके साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी बातों पर ही यकीन करती थी और उसी के अनुसार अपना खान पान और एक्टिविटीज़ का ध्यान रख रही थी। क्योंकि नैना अपनी दादी नानी के नुस्खे को छोड़कर डॉक्टर की बातों पर भरोसा कर रही थी, इसलिए वो अपनी सास की आंखों में किरकिरी बनकर खटक रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन रंजना की बहन संजना उससे मिलने घर आती है। अरे जीजी, अब तो दादी बनने वाली हो, थोड़े दिनों में पोता गोद में खिलाओगी। सच में मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? अरे खुश क्यों ना होंगे, एक ही तो बेटा है मेरा। और हम तो दिल से चाहते हैं कि घर में पहले पोता ही हो। लेकिन आजकल की बहुएं अपने आगे किसी की चलने कहाँ देती है। क्यों, वो वाली दवा नहीं खिलाई क्या बहू को? दवा? अरे ये बहू तो हमारी एक नहीं सुनती। हमने कहा नारियल का बीज ही खा लिया करो। भोले बाबा ने चाहा तो हमें हमारा कुल दीपक जरूर मिलेगा। पता है क्या बोली? कहने लगी दीपक हो या दीपिका, मैं अंतर नहीं समझती। और क्या फर्क पड़ता है कि लड़की हो या लड़का। अरे जीजी, ऐसे कौन बात करता है? क्या चला जाता अगर खा लेती दवाई तो। अच्छा, कम से कम केसर वाला दूध तो पिला रही हो ना बहू को। ये आपकी अंग्रेजी मैम ने उसके लिए भी मना कर दिया। आपकी बहू का रंग तो कुछ खास साफ है नहीं, कहीं बच्चा माँ पर ही चला गया तो। अरे बहना, क्यों तू मेरे जख्म हरे कर रही है? मैं तो क्या क्या कर थक गई, लेकिन ये मेरी एक बात नहीं सुनती। कहती है बच्चे का रंग माँ बाप से अलग नहीं हो सकता। तब तो जीजी आपका भगवान ही मालिक है। अभी तो बच्चा हुआ नहीं, कल को जब बच्चा हो जाएगा तब क्या होगा? धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और नैना एक सुंदर से बेटे की माँ बन गई। लेकिन दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई। असली दिक्कत शुरू होनी अभी बाकी थी, बेटे के जन्म के बाद। अरे बहू, बहुत गर्मी है, मुन्ना भी गर्मी से परेशान हो गया होगा। ला बच्चे को अच्छी तरह रगड़ कर नहला देती हूँ। अरे मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? जब तक बच्चे की नाल नहीं गिरती हमें बेबी को रगड़कर बिल्कुल नहीं नहलाना है। बस गुनगुने पानी से इसका बदन पोंछना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि नाल पानी में भीगनी नहीं चाहिए। अरे बकने दें डॉक्टरों को। अब बच्चे भी डॉक्टर से पूछ कर पालेंगे क्या? हमने बच्चे नहीं जने क्या? तीसरे दिन से ही दिन में 4 बार मालिश और खूब पानी में रगड़ रगड़ कर नहलाया है। देख ले, दोनों बच्चे हट्टे कट्टे हैं मेरे। बता क्या घिस गया इनका? मम्मी जी, खाने को तो लोग आज भी गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सालों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सबको तंबाकू खाना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर का फर्ज है कि सही और गलत में अंतर बताए। नाल का पानी में भीगने से इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए एक बार बेबी के नाल सूख जाए फिर उसे नहलाना है, वो भी बहुत नजाकत से, रगड़ रगड़ कर नहीं।
और दिन में 4-4 बार मालिश क्यों करनी है? जैसे तू रोज नहला रही है बेचारे बच्चे को। अरे उससे गर्मी नहीं लग रही होगी क्या? आई बड़ी ज्ञान बांटने वाली। मम्मी जी, आप बेबी की टेंशन मत लीजिए। मैं डॉक्टर के लगातार टच में हूँ, इसलिए जैसा डॉक्टर बताएगा मैं वैसा करती रहूंगी। फिलहाल तो ना इसे तेल मालिश करनी है और ना ही नहलाना है। धीरे धीरे 1 सप्ताह का समय बीत गया। इतने दिन में मुन्ने की नाल भी सूखकर गिर चुकी थी। ये ले बहू, मैंने सरसों का तेल पकाकर ठंडा कर दिया है। अब यही तेल बच्चे को लगाना है। मम्मी जी, मैंने मालिश के लिए जैतून का तेल मंगवा लिया है और उसकी स्किन ना सेंसिटिव है। सरसों का तेल सूट नहीं करता सभी बच्चों को। ऊपर से ये बहुत गाढ़ा भी होता है, इसलिए मैंने लाइट वेट वाला तेल मंगाया है। ये बहुत हेल्दी है, इसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में है। मतलब हम जो पीढ़ियों से सरसों का तेल बच्चों को लगा रहे हैं उसमें कोई विटामिन नहीं है। एक बात और अच्छी तरह समझ ले, बिना विटामिन के भी हमारे बच्चे खूब हट्टे कट्टे और मजबूत रहे। अब तू ना ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ और ध्यान से मालिश करते समय सरसों के तेल की 2-2 बूंद बच्चों के आंख, नाक, कान में भी डाल दिया कर। इससे बच्चों के अंग स्वस्थ रहते हैं। मम्मी जी, ये बच्चा है, कोई सिलाई मशीन नहीं कि सारे पुर्जों में 2-2 बूंद तेल डालने से उसके पुर्जे सही चलने लगे। और सबसे बड़ी बात, बच्चे की आंख, नाक और कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा कोई 1-2 नहीं, सारी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं। ऐसे ही लगभग हर बात में नैना और उसकी सास रंजना का विवाद होता रहता। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। एक दिन नैना मुन्ने को अपनी सास के पास छोड़कर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में काम कर रही थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि सासू माँ उसे पानी पिला रही है। हाँ, अरे मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? 3 महीने के बच्चे को पानी कौन पिलाता है? क्यों, इतनी गर्मी हो रही है, बच्चे को गर्मी नहीं लगती क्या? मम्मी जी, 6 महीने से पहले बच्चों को पानी नहीं देना चाहिए। और मुन्ना दूध पीता है ना, उसमें उसे पानी भी मिल जाता है, क्योंकि माँ के दूध में एक बहुत बड़ा प्रतिशत पानी ही होता है। नैना देखती है कि कभी सासू माँ नजर बचाकर बेबी को पानी पिला देती तो कभी खाना खाते हुए उसके मुंह में कोई भी खाने की चीज डाल देती। यहाँ तक कि एक बार तो उसने उन्हें अपने 7 महीने के बच्चे के मुंह में मूंगफली खिलाते हुए देखा, तो उसने बच्चे को उनके पास न छोड़ने की कसम खा ली। अब नैना ज्यादातर समय बच्चे को अपने पास ही रखती, क्योंकि वो जानती थी जैसे ही वो बच्चे को अपनी सासू माँ रंजना के पास छोड़ेगी वो जरूर कुछ न कुछ अपनी मनमानी करेगी। कुछ दिन तक तो रंजना चुपचाप सब कुछ देखती रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि बहू नैना जानबूझकर उसे मुन्ने से दूर रख रही है। अरे रंजना, आजकल तो पोते के साथ बड़े मजे की कट रही होगी। घर में एक छोटा बच्चा आ जाए ना तो जैसे सबको एक खिलौना मिल जाता है। न दिन समझ में आता है न रात। सही कहा ना? अरे नहीं बहना, अब वो बात नहीं रही। आजकल की बहुएं तो अपने बच्चों पर दादा दादी की परछाई भी नहीं पड़ने देती। वो जमाना गया जब दादा दादी पोते पोती पर अपना हक और अधिकार दिखाया करते थे। आजकल तो बच्चे को गोद में लेने से पहले ही बहू से परमिशन लेनी पड़ती है। बहू के परमिशन के बिना तो आप बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते, और गलती से अगर हाथ लगा दिया ना तो समझिए घर में कलेश होना तय है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? अभी इतना भी कलयुग नहीं आया कि अपने ही पोते पोतियों को गोद में उठाने से पहले बेटे बहू की परमिशन लेनी पड़े। और अगर सच में तेरी बहू ऐसी है तो मैं तो यही कहूँगी, भगवान ऐसी बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। रंजना ने अपनी पड़ोस की सहेली के सामने अपना दुख तो रो दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसके दुख के चर्चे पूरे मोहल्ले में आम होने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि रंजना की पड़ोसन ने रंजना और उसकी बहू के बीच की सारी बातें पूरे मोहल्ले में फैला दी थी। और बातों के पैर होते हैं, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। कुछ ही दिनों में ये बात मोहल्ले पड़ोस से होते हुए रिश्तेदारी में पहुंच गई थी। एक दिन नैना और रंजना किसी शादी में शामिल होने के लिए गए थे। वहाँ नैना को एक परिचित काकी मिल जाती हैं। अरे नैना, मैंने सुना है कि तुम सास बहू की अनबन चल रही है, और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम अपने बच्चे को उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देती। अरे काकी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको ऐसा किसने कह दिया? और हम सास बहू तो बड़े आराम से एक ही घर में रह रहे हैं, हमारी अनबन क्यों होने लगी भला? हाँ, तुम चाहे 100 पर्दे डाल लो, लेकिन पूरी रिश्तेदारी में ये बात सबको पता है कि तेरी और तेरी सास की बनती नहीं है। अरे क्या जबरदस्ती है? मैंने कहा ना हमारी कोई अनबन नहीं है। अच्छा, तो फिर ये मुन्ने को गोद में टांग कर क्यों खाना खा रही है? इसे अपनी सास को थमाकर आराम से खाना खा ले। लगता है ये सारा बवाल मुन्ना की वजह से शुरू हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी जी ने ही किसी न किसी से ये बात कही है कि मैं उन्हें मुन्ने को लेने नहीं देती। लेकिन मैं भी क्या करूं भगवान,
अगर मैं मुन्ने को मम्मी जी के पास छोड़ूंगी तो वो फिर से वही सब शुरू कर देंगे। अरे नैना खाना खाओ ना, क्या सोच में पड़ गई हो? विशाल अभी अभी काकी मिली थी, कह रही थी कि हम सास बहू के बीच में कुछ अनबन चल रही है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि अनबन जैसी कोई बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मेरी और मम्मी जी की सोच में अंतर है, और मैंने उन्हें कभी मुन्ना लेने से मना नहीं किया। बस मैं मुन्ना के ज़्यादातर काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। देखो नैना, तुम्हारे मन में जो भी डाउट है तुम साफ साफ मम्मी को बता दो कि वो उन चीज़ों का ध्यान रखे बस, और फिर आराम से मुन्ना को उसके पास छोड़कर कुछ देर आराम कर लिया करो। आखिर परेशान तो तुम भी हो ही जाती हो ना 24 घंटे अकेले बच्चे को संभालते हुए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, मैं कल ही मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। अगले दिन, मम्मी जी लीजिए, आप मुन्ना की मालिश कर दीजिए, मैं तब तक आराम से नहा कर आती हूँ। बहू की बात सुनकर सास रंजना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी पोते की मालिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी आप मुन्ना को खाना खिलाकर सुला देना, मैं ज़रा अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। अपने 1 साल के बेटे को सास के पास छोड़कर नैना अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। खाने का समय हो गया है, बहू ने कहा था मुन्ना को खाना खिलाने के लिए। रंजना एक कटोरी में दाल चावल लेकर मुन्ना के पास जाती है, लेकिन मुन्ना मुंह के पास खाना जाते ही हाथ मारकर चम्मच को गिरा देता है। कुछ ही देर में रंजना बिल्कुल परेशान हो गई थी। अरे अब मुन्ना तो कुछ खा ही नहीं रहा, अब क्या करूं? अच्छा बॉटल में दूध पिला देती हूँ। रंजना बॉटल से दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना दूध भी मुंह नहीं लगाता। अब बेचारी रंजना परेशान हो रही थी। अरे बहू, मुन्ना तो कुछ भी खा पी नहीं रहा, क्या करूं? मम्मी जी क्या खिला रही थी आप उसे? तो दाल चावल बना कर गई थी ना, वही खिला रही थी। अरे वो दाल चावल कहाँ खाता है मम्मी जी, उसके लिए आप खिचड़ी बना लीजिए और उसे बिल्कुल अच्छे से मैश करके ही खिलाइएगा। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। बहू के बताया अनुसार रंजना मुन्ना के लिए खिचड़ी बनाती है और जैसे ही उसे खिलाने लगती है, मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। अरे आप क्या चाहिए इसे? रंजना खाना लेकर उसके पास आने लगी तो वो उठकर वहाँ से भागने लगा। आधी कटोरी खिचड़ी खिलाने में रंजना ने पूरे घर के कम से कम 10 चक्कर लगा लिए थे और इतने में वो थक कर चूर हो गई थी। चलो खाना तो खा लिया इसने, अब बस ये सो जाए। रंजना ने जितना सोचा था ये सब उतना भी आसान नहीं था। खाना खाने के बाद मुन्ना और भी एक्टिव हो गया था। वो बार बार दौड़ते हुए जाता और उसके हाथ में जो भी सामान आता उसे खींच कर गिरा देता। मुन्ना के पीछे दौड़ते दौड़ते रंजना की थकान से हालत खराब हो रही थी। बड़ी मशक्कतों के बाद रंजना ने मुन्ना को गोद में लेकर टहल टहल कर उसे सुलाया। चलो सो गया, अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। रंजना जैसे ही मुन्ना को बेड पर लिटाती है, वो फिर से जोर जोर से रोने लगता है। मुन्ने की रोने की आवाज़ सुनकर अब तो रंजना की आंखों के आगे सितारे नाचने लगे थे। वो फिर से बहू को फ़ोन लगाती है। अरे बहू कब तक लौट कर आएगी बेटा? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा, दिक्कत क्या होनी है, वो तुम बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि कब तक आएगी। मैं बस आधे घंटे में पहुंचने वाली हूँ। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तो रुक ले, हाँ 1 आध घंटा और। नहीं नहीं, आपने इतनी देर मुन्ना को संभाल लिया वही बहुत है, मैं बस अभी आती हूँ। फ़ोन रखने के बाद, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तूने बहू को सद्बुद्धि दी और वो जल्दी लौट आएगी। अगर मुझे आज इसको शाम तक संभालना पड़ जाता तो मैं तो पागल ही हो जाती। बहू के घर आने के बाद, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना मम्मी जी कि मैं आपको मुन्ना के साथ समय बिताने नहीं देती? मेरी ही गलती है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी मुन्ना के लिए, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी। अब तो आप ही इसको संभालिए। मैं सोच रही हूँ अगर आप खुशी खुशी मुन्ना को रखने के लिए तैयार हैं तो मैं क्यों अपना करियर दांव पर लगाऊँ। आप आराम से मुन्ना को संभालिए, उसके साथ खेलिए और मैं फिर से जॉब स्टार्ट कर देती हूँ। आपकी शिकायतें भी दूर हो जाएगी और मुझे भी जॉब छोड़कर घर में नहीं बैठना पड़ेगा। और सच बताऊँ, आज मैं अपनी सहेली के यहाँ जॉब के लिए ही बात करने गई थी। रंजना ने जैसे ही सुना कि बहू तो परमानेंटली बच्चा उसे ही सौंपने की तैयारी में लग गई है, उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन ये सारा झमेला शुरू भी तो उसी की वजह से हुआ था, इसलिए वो बेचारी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं थी। अगले दिन शाम को 7 बजे, मम्मी जी मैं और विशाल मूवी देखने जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा, मुन्ने को आप देख लेंगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। नैना और विशाल तो मूवी के लिए निकल जाते हैं। पीछे से रंजना की फिर से वही हालत। मुन्ना को संभालते, खाना खिलाते, सुलाते सुलाते उसकी हालत बिल्कुल पस्त हो चुकी थी। इसी तरह नैना और विशाल अपने बेटे को ज़्यादातर माँ के पास ही दे दिया करते थे। साथ में बहू नैना ये भी बताकर जाती कि कितने बजे मुन्ना की मालिश होगी, कितने बजे उसे खाना खिलाना है। इतना ही नहीं, मुन्ना को क्या खिलाना है
ये भी नैना फ़ोन करके थोड़ी थोड़ी देर में बताती रहती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना खुश होकर अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। देख बहू, मुझे ये पता है कि मैंने ही सबसे कहा था कि बहू मुझ पर यकीन नहीं करती, इसलिए मुन्ने को मुझे नहीं देती। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बहू कि आजकल के बच्चे हमारे ज़माने के तौर तरीकों के साथ पल भी नहीं सकते। और बेटा सच सच बता, क्या खाकर तूने इस शैतान को पैदा किया है? मजाल है जो एक भी काम ये हमारे हिसाब से कर ले। अरे बिल्कुल ना को चने चबा देता है। और बेटा अब इस बूढ़ी हड्डियों में ना ताकत नहीं बची, इसलिए मुझसे तो तू हाथ ही जुड़वा ले। मैं तेरे बच्चे की सेवा नहीं कर पाऊंगी। अगर तेरे एक बच्चे जैसे मेरे 2 हुए होते ना तो मैं तो पक्का पागल ही हो गई होती। सास की बात सुनकर नैना ठहाका लगाकर हंस देती है। अब आप समझी मम्मी जी कि इन नए ज़माने के बच्चों को हमारे जैसी माएँ ही हैंडल कर सकती हैं और इनको आपके ज़माने के नुस्खों के साथ पाल भी नहीं सकते। हाँ बेटा, तू जीती मैं हारी। ले अपना बेटा ले जा, इसकी मालिश का समय हो रहा है। और बेटा जिस तेल से ये मालिश कराए ना उसी से कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।